समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष बैटन फेसबुक पेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आफरीन का धन्यवाद करना चाहूंगी जो तकनीकी रूप से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। आजकल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन रहता है कि कहीं ये लाइव होने में देर ना लगा ले, तो उनके 2 दिन से उनके सहयोग के बाद से सही हो रहा है, तो आफरीन जी का धन्यवाद। तो किंग्सयुगी अपूर्ण सुंदर है कार्यक्रम के 22वें एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हुए हैं बलिया के प्रसिद्ध रंगकर्मी और संस्कृति कर्मी आशीष त्रिवेदी जी। आशीष त्रिवेदी जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आशीष त्रिवेदी जी अभी जुड़े हुए थे, लगता है हल्की सी कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम आई होगी, तो मैं तब तक उनका परिचय देना जारी रखती हूँ। बलिया बोलते ही शायद मुझे भारतेंदु जी का वो प्रसिद्ध भाषण याद आ गया जो निज भाषा की उन्नति कैसे हो को लेके था, और जो निज भाषा की उन्नति को लेके जो हमने बलिया का भाषण हम सुनते रहे थे, तो जब मैं आशीष त्रिवेदी जी को बलिया को लेके नाम दे रही हूँ तो लगता है कि उस भाषा से जो कर्म होने चाहिए थे उसे करने की मसाल एक उन्होंने वहाँ पे जलाई हुई है, जो हम परिचय करेंगे इनका। एक बार मैं उनका स्वागत कर लूँ, समय नेटवर्क से हट गए थे। आशीष जी आशीष जी नमस्कार। अभी हमारे पास 2 कमेंट आए हैं। ये हैं वरिष्ठ कथाकार योगेंद्र आहूजा जी का कमेंट दिख रहा है, शिवी सिंह का दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट शिवी का दिख रहा है। तो 2 लोगों का जुड़ना हमसे दिख रहा है, जुड़ काफी गए होंगे। तो मैं छोटा सा परिचय देके फिर इनको बुलाती हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी इनकी ही छोटी सी कविता से कि इससे पहले कि वो डरना बंद कर दें, उसे डराना बंद कर दो, क्योंकि डरा हुआ आदमी डरना बंद करने के बाद बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इसी कविता को एक बार जब हम इनसे कविता का निवेदन करेंगे तो मैं इनसे कहूंगी कि सर दोबारा अपनी अच्छी सी आवाज में सुना दें। हरिमोहन शर्मा सर और साधना मोहन आंटी भी देहरादून से मतलब हरिमोहन शर्मा सर दिल्ली से और साधना मोहन आंटी देहरादून से जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। तो अगस्त का महीना चल रहा है ये, और अभी हमने स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया, और इनको बुलाना का ये जो संयोग बना है ये बहुत ही अच्छा है एक तरह से, क्योंकि राष्ट्र प्रेम के बहुत सारे काम लगातार इन दिनों ने इन्होंने किए। बलिदानी मंगल नाटक का निर्देशन किया, और इस समय हम जहां से अपनी बातचीत शुरू करेंगे वो इनके एक क्रांति 1942 एट द रेट ऑफ बलिया, जो कि बलिया बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ पर 80 मिनट की 80 कलाकारों द्वारा प्रस्तुति इनकी संस्था संकल्प ने की है। और सबसे पहली मेरे लिए चुनौती होगी कि अभी 2 दिन पहले की ही बात है, इतनी बड़ी इसको सफलता और प्रसिद्धि मिली, सफलता मिली, और कितना ये बड़ा आयोजन रहा होगा इस तरह की संस्थाओं के द्वारा किया जाना जो अपने ही प्रयासों से खड़ी होती हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बातचीत शुरू करने में चुनौती होगी कि पहले आशीष जी को वहां से बाहर लेके जरा व्यक्ति आशीष तक लाना, क्योंकि इतने बड़े आयोजन के साथ जब मैंने कभी किसी को फ्री होते देखा है तो वो ऐसे ब्लैंक फील करते हैं, जैसे वो कहते हैं ना धर दीनी उल्टी गगरिया, कि अभी तक तो छल छला रही थी चारों तरफ के कामों से, अचानक खाली हो गई। तो वो आप लोग के कमेंट और मुझे थोड़ी सी मदद करनी होगी शायद, जिसमें 5 मिनट में हम इन्हें इनकी व्यक्तिगत जिंदगी तक भी थोड़ा लेके आ पाए, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। 1-2 मिनट का परिचय इनका दे दूं कि 15 वर्षों से लगातार रंग कर्म से के विभिन्न आयामों से ये लगातार जुड़े हुए हैं। नुक्कड़ नाटक से इन्होंने करियर शुरू किया और 2002 में साहित्यिक सांस्कृतिक सामाजिक संस्था संकल्प की अपने मित्रों के साथ इन्होंने शुरुआत की। इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध नाटकों की सूची भी इनकी बहुत लंबी है, तो मैं 2-4-5 नाम खाली ले दे रही हूँ
कि भिखारी ठाकुर का विदेशिया है, चरणदास चोर है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की, प्रेमचंद की कई कहानियां और कविताओं की इन्होंने रंग प्रस्तुति की है। ऋषिकेश सुलभ के और अन्य नाटक भी मैंने कई इनके सूची में देखे हैं। और ये कार्यशालाओं में नाट्य प्रशिक्षण और निर्देशक के रूप में थिएटर इन एजुकेशन प्रोग्राम के तहत पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट के रूप में कार्य का इनको लंबा अनुभव है। और बलिया में पहली बार फिल्म उत्सव और नाट्य महोत्सव का आयोजनों का शुरुआत इन्होंने की है। प्रेमचंद की सदगदी कहानी पर आधारित एक सगुन फिल्म और टेली फिल्म सुमंगली भोजपुरी भाषा में इन्होंने इसकी पटकथा लेखन किया और निर्देशन किया। और हिंदी फीचर फिल्म टू लव प्यार के पंछी का भी इन्होंने पटकथा लेखन और निर्देशन किया। इस समय ये बलिया जनपद में रंग आंदोलन को जीवंत बनाने के लिए बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए हैं और मैं बहुत ही सम्मान के साथ इनको बातचीत के लिए आमंत्रित करती हूँ। जी एक बार फिर से स्वागत है आशीष जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। नमस्कार उपेंद्र जी। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे 1932 एट द रेट ऑफ बलिया के ही आपके अनुभवों से, क्योंकि प्रस्तुति हो चुकी है तो हम सुनना भी प्रस्तुति से ही चलेंगे कि पहले आप उस प्रस्तुति के अनुभव पे कुछ बताइए, फिर उस आयोजन को करने में जो आपके सामने चुनौतियां आई, जो आपने फेस किया किस किस तरह से, उसको हम जानना चाहेंगे। जी सबसे पहले तो आप सभी का आभार, शुक्रिया कि आपने ये मंच दिया मुझे अपनी बात रखने के लिए। और शुरुआत करते हैं कि 1942 एट द रेट बलिया, क्रांति 1942 एट द रेट बलिया, अभी हाल ही में नाटक की प्रस्तुति किया हमने। इसकी पृष्ठभूमि ये रही कि जब पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों द्वारा कार्यक्रम हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, अपने ज़िले में भी बहुत सारे आयोजन हुए। लेकिन एक दिमाग में था कि एक रंगकर्मी होने के नाते हम अपने इतिहास को, जो गौरवशाली इतिहास है हमारे बलिया जनपद का, उसको कैसे मंच पर उतारा जाए। और खास करके अगर ऐतिहासिक नाटकों की प्रस्तुति करनी हो तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। एक तो कि ये डर रहता है कि कहीं कुछ तथ्यात्मक त्रुटि ना हो उसमें, तो इसके लिए बहुत सारी किताबों से गुजरना हुआ, बलिया से जुड़ी हुई जो किताबें इतिहास पर लिखी गई हैं। तो उसका ये रहा मामला कि सोच तो कई सालों से रही कि हम अलग अलग नाटक अलग अलग जगहों पर जाकर करते हैं, देश भर में अपनी प्रस्तुति करते हैं हम लोग, विदेशिया और तमाम नाटक। लेकिन बलिया के होने के नाते बलिया की जो पृष्ठभूमि रही है, जो क्रांतिकारी पृष्ठभूमि रही है और जिसको लेकर के बलिया जाना जाता है कि 1942 में बलिया आज़ाद हो गया था, अपने आप को कुछ दिनों के लिए अंग्रेजी सत्ता से अपने आप को आज़ाद करा लिया था। तो ये दिमाग में था कि उस दौर को, उस परिस्थिति को मंच पर उतारा जाए। तो बहुत पहले से सोच चल रही थी लेकिन संयोग नहीं जुट पा रहा था। और इस साल संयोग जुटने का कारण ये हुआ कि लगभग 2-2.5 महीने पहले मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में थोड़ी चोट लगी पैर में और पैर में प्लास्टर चढ़ा। तो प्लास्टर चढ़ने की वजह से ये हुआ कि घर पे ही रहना हुआ, आना जाना सारी गतिविधियां बंद हो गई। तो उस दौरान किताबों का अध्ययन और दिमाग में लगा कि क्यों नहीं इस समय का उपयोग किया जाए। और उस समय का उपयोग करते हुए मैंने वो स्क्रिप्ट लिखा, क्रांति 1942 एट द रेट बलिया। अब उसको मंच पर प्रस्तुत करने की चुनौती थी। अब चुनौती में मैंने एक चुनौती ये अपने आप से लिया, स्वीकार किया कि ये 1942 के आंदोलन का 80वां वर्ष है और क्यों ना कुछ नया किया जाए। तो मन में था कि 80 कलाकारों को लेकर के और 80 मिनट की प्रस्तुति तैयार करें हम लोग, और फिर ये प्रक्रिया शुरू हुई। तो इसके लिए एक जगह यहाँ पर एक श्री मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज है, वहाँ के प्रिंसिपल से हमने बात किया, डॉक्टर अखिलेश सिन्हा जी हैं, उन्होंने अपनी स्वीकृति दी कि हाँ हमारे यहाँ वर्कशॉप कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे वहाँ से लिया हमने। फिर और भी 2-3 स्कूल हैं, सनबीम पब्लिक स्कूल है संडा में, यहाँ बलिया में ये राधा कृष्ण अकेडमी है और महर्षि वाल्मीकि, 4 स्कूल के बच्चों को हम लोगों ने कलेक्ट किया और उसमें से उन बच्चों को सेलेक्ट किया, उसमें से कलेक्ट करने के बाद। और शुरुआत में तो लगा कि 10-20 बच्चे ही आ पाएंगे, बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें आने लगी, लोग समझने लगे, लड़के भी समझने लगे और वो 80 की संख्या पूरी हो गई। और आपको मैं बताऊं कि दिमाग में यही था कि 80 कलाकारों को लेकर के 80 मिनट की प्रस्तुति करेंगे हम लोग।
लेकिन अगर अब जब हम इतिहास में देखते हैं कि 1942 का जब आंदोलन हुआ, तो उस दौर में पढ़ते हैं कि जिसको भी लगता था उस दौर में कि हम इस आंदोलन में शरीक हो सकते हैं, हमारी भी कुछ भूमिका हो सकती है, वो लोग उस दौर में शामिल हुए और उस आंदोलन को एक जन आंदोलन बना दिया। मेरे नाटक के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। नाटक में पहले तो कम बच्चे जुड़े, लेकिन 80 के बाद भी बहुत सारे बच्चे जब इस चीज को समझने लगे, महसूस करने लगे, तो उन्होंने कहा कि सर हमको भी ले लीजिए, हम भी कहीं ना कहीं खड़े हो जाए, उस इतिहास का एक हिस्सा हम भी बनना चाहते हैं। और धीरे धीरे वो 80 की संख्या पहुंचते पहुंचते 110 की हो गई। और मैं बताऊं कि 110 कलाकारों को लेकर के बलिया के मंच पर हम लोगों ने इस नाटक की प्रस्तुति किया। हाल ही में 2 दिन पहले 18 अगस्त को किया था। और वो जहाँ प्रस्तुति हुई वही वो जगह, जबकि 1942 में उसी जगह से आज़ादी की घोषणा हुई थी चित्तू पांडे के नेतृत्व में। जगह थोड़ी छोटी है, टाउन हॉल है वो, लेकिन छोटी जगह के बावजूद भी एक अनुशासन के साथ, अनुशासित तरीके से मंचन हुआ। दर्शकों ने सराहा भी, सबने कहा कि अच्छा हुआ। और चूंकि पहली प्रस्तुति थी तो कोई भी किसी भी नाटक की प्रस्तुति जो लगातार जब होने लगती है तब उसमें फिनिशिंग आती है और उसको और बेहतर हम लोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस प्रस्तुति को तैयार मैं बड़े ग्रेजुएट लेवल के बच्चों के साथ भी कर सकता था, समझदार बच्चों के साथ भी वर्कशॉप कर सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि उस दौर में जब इतिहास पढ़ा मैंने, तो 1942 के आंदोलन में ज्यादातर जो हिस्सेदारी रही वो हाई स्कूल और इंटर में पढ़ने वाले बच्चों की रही। तो मैंने उन्हीं को लेकर के टारगेट किया। हालांकि उनके साथ वर्कशॉप करना एक बहुत बड़ी चुनौती रही मेरे साथ, क्योंकि जो उम्र होती है 18 और 20 की उम्र है उन बच्चों की, बहुत सारे लड़के लड़कियां साथ में, आप अंदाजा लगाइए कि 100 बच्चे बच्चियां एक साथ हों और उनकी अपनी अलग अलग चीजें रहीं। तो एक ज्यादातर एनर्जी तो उनको मैनेज करने में चला जाता था कि कैसे हम टीम को मैनेज करें, कैसे उनको सेट करें, कि क्योंकि बहुत सारे शोरगुल, बहुत सारे हंगामा, बहुत सारी चीजें आई। लेकिन जब उनको हमने अपने इतिहास के बारे में, उसकी गंभीरता इतिहास की और तमाम चीजों के बारे में हम लोग लगातार बात करने लगे, उनसे एक जुड़ाव उनसे हुआ उन बच्चों के अंदर, तो धीरे धीरे उनके अंदर भी बदलाव हुआ और उसका परिणाम रहा कि सबने मिलजुल करके हमने एक प्रयास किया और उस प्रयास का प्रतिफल रहा कि इस नाटक की प्रस्तुति हम कर पाए। तो ये रही उसकी पूरी पृष्ठभूमि 1942 के इस नाटक के बारे में। जी। और प्रस्तुति का अनुभव? जी, प्रस्तुति का अनुभव? हाँ, प्रस्तुति का अनुभव भी रहा कि मतलब एक अंदर से डर रहा कि कहीं बिखराव ना हो जाए, क्योंकि हाँ, जब हम 20, 22, 25 लोगों को लेकर के टीम जो हमारी होती है 20-25 की, तो उस टीमों में भी डर लगता है कि कहीं कोई संवाद ना बोल जाए, कहीं कोई बिखराव ना हो जाए, वो सारी चीजें रही। तो आप इतनी बड़ी टीम के साथ तो बहुत सारी चीजें थी और जब तक पूरी प्रस्तुति कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो डर बना रहा। लेकिन प्रस्तुति काफी अच्छी रही जिस हिसाब से बच्चों ने मेहनत किया। और मैं बताऊं कि उस नाटक में 99% बच्चे ऐसे थे जो पहली बार मंच पर उतरे, फर्स्ट टाइम। लेकिन दर्शकों ने भी कहा कि ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पहली बार मंच पर जो है अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो एक थिएटर का जो कॉन्सेप्ट होता है, उनके जो बॉडी लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन है और तमाम चीजें हैं, वो परफेक्ट नहीं आ सके हों, वो अलग बात है। लेकिन एक जो सामान्य रूप से जो प्रस्तुति होनी चाहिए वो प्रस्तुति हुई। लोगों ने उसकी सराहना भी की। अभी भी लगातार लोग फोन से और मैसेज से और तमाम मैसेज इस तरीके से जो है बता रहे हैं इस चीज को। तो एक सुकून है, और सुकून इस बात का है कि हमने अपने इतिहास को जिया और उस इतिहास को मंच पर प्रस्तुत किया और एक बलिया का रंगमंच पर इसको स्थापित किया। तो ये हमारी कोशिश रही और इस कोशिश में हम लोगों ने मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत सफलता मिली सबके सहयोग से। जी जी, धन्यवाद। तो वास्तव में ये बहुत एक तरीके से बहुत बड़ा, ये मिनी कुंभ है जो समाज को कहीं और अलग लेके जाएंगे। ये मिनी कुंभ जी बिल्कुल, इतने सारे लोगों को एक साथ एकजुट करना, उनसे कार्यक्रम करवा लेना, जी जी अपने आप में मुझे लगता है उनके लिए तो ये एक जर्नी रही ही होगी, सेल्फ जर्नी। मुझे लगता है कि आप भी एक नए आशीष के रूप में बाहर आए होंगे। मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस नाटक से पहले के आशीष में और अब के आशीष में क्या फर्क आ गया है? अब फर्क तो कुछ विशेष नहीं आया है, क्योंकि रंग कर्म के प्रति जो एक लगाव है और ये है कि निरंतर हम लोग काम करते रहे तो वो प्रक्रिया चलती रहे, यही बड़ी बात है हम लोग के लिए। थिएटर बंद रहो। हाँ, एक चीज ये कि कॉन्फिडेंस एक अलग तरीके का आया है कि जब इससे पहले हमने अधिक से अधिक 20 से 25 बच्चों के साथ काम किया है,
अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों का वर्कशॉप भी किया है। तो स्कूलों में एक ही स्कूल में अगर आप वर्कशॉप करते हैं तो उनका एक अलग महत्व होता है, लेकिन इतने बच्चों को एक साथ लेकर के वर्कशॉप करना, उनको मंच पर ले जा करके प्रस्तुत करा देना और बिना किसी बहुत बड़ी दिक्कत के, तो एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आया। और हालांकि मैं अपनी व्यक्तिगत बात में अगर आपको मैं बताऊं कि जब बलिया में थिएटर शुरू किया हमने तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। मतलब मेरे सामने चुनौती थी कि मेरे अलावा कोई नहीं था जिसको मैं लेकर के नाटक शुरू कर सकूं यहाँ पे। तो वो आज से लगभग 17-18 साल पहले की बात है। तो जब शुरू किया हमने तो बिल्कुल जीरो, कोई नहीं था। फिर भी हमने प्रयास किया, कोचिंग से बच्चों को लेकर के, स्कूल के बच्चों को बुला बुला करके उनको मैं मोटिवेट करता था। 2 दिन 4 दिन वो रहते थे मेरे साथ, फिर वो चले जाते थे। तो वो एक प्रक्रिया चली, फिर धीरे धीरे एक टीम खड़ी हुई, टीम लगातार काम करती रही। लेकिन आप जानते हैं कि छोटे शहरों के साथ, छोटे के बड़े शहरों में भी है कि जिस तरीके से संस्थाओं में लोग आते हैं 2 साल 4 साल 5 साल काम करते हैं, उनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जो बीच में फिर वो छोड़ करके चले जाते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम करते हैं, थिएटर करते हैं या अलग चीजें हो जाती हैं। तो ये चुनौती हमेशा रहती है कि अब क्या करें। कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी टीम बिल्कुल बिखर जाती है, अब लगता है कि हमारे पास कोई है नहीं कि मैं किसको लेकर के नाटक करूं, किसके साथ नाटक करूं मैं। तो वो एक अंदर से जो लंबी जर्नी रही है 20 साल की, तो उस जर्नी ने एक कॉन्फिडेंस दिया है, एक अंदर से वो पैदा किया है जज्बा कि जब कुछ भी ना हो तभी शुरुआत की जा सकती है और आप काम कर सकते हैं अगर आप काम करना चाहते हैं तो इधर बीच कुछ ऐसी चीजें आई कि टीम बहुत सारी बिखरी। उस बिखराव में थोड़ा एकाकीपन भी आया और ये भी लगा कि अब क्या किया जा सकता है ऐसी परिस्थिति में, हम लोग कितनी दूर तक आगे लेकर के जा सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वो दिमाग में चलता रहा। लेकिन उसमें एक चीज ये रहता है कि थिएटर का ही ये देन है कि कभी किसी भी परिस्थिति में हार न मानने की स्थिति रही। और फिर हमने कहा कि नहीं, मैं 10 लोग चले गए, 5 लोग चले गए तो क्या हुआ, पूरी दुनिया है और निकलते हैं। तो इस वजह से भी हमने इस नाटक को किया कि एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर फिर से डेवलप हो कि नहीं, हम फिर से टीम खड़ी कर सकते हैं। जो टीम जीरो से हम आज से 20 साल पहले शुरू किया, 18 साल पहले शुरू किए, फिर से अगर वो स्थिति आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है, तो अगर आपके पास काम करने की क्षमता है और आप चाहते हैं कि हम काम करें, तो वो चाहे वो कुछ भी परिस्थिति हो, आप उसमें आगे बढ़ करके काम कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये चीजें बन पाई और मैं जाकर के वर्कशॉप किया और ये चीजें आई, मंच पर उतरी। तो एक अलग कॉन्फिडेंस फिर से डेवलप हुआ है, जो कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब लूज हो रहा है वो कॉन्फिडेंस। तो वो महसूस कर रहा हूं मैं कि नहीं, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए कुछ करने की। तो ये एक बदलाव फिर से जो है वो चीजें आई है। जी, मैं इसको स्पिरिट से भी स्पिरिट पे भी बात करना चाहूंगी कि जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है या जैसे आजादी के लिए आंदोलन हुए, मुझे लगता है कि बिल्कुल उसी तर्ज पे आप अपने को रंग आंदोलनों को देखते हैं आप, कि आप एक तरीके से अपने आप को रंग आंदोलन कर्मी मानते हैं। और मुझे मतलब कि मैं इस स्पिरिट की भी बात पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप भारत छोड़ो आंदोलन या आजादी के आंदोलन के बरक्स रंग आंदोलन को कहाँ देखते हैं? रंग आंदोलनों की क्या भूमिका आप समाज में पाते हैं और इनकी जरूरत, भूमिका, महत्व, प्रभाव, जो भी आप कहना चाहें। जी हाँ, देखिए, परिस्थितियां बहुत बदली हैं पहले से, और इन बदली हुई परिस्थितियों में रंग कर्म करना, रंग आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ना एक बड़ा मुश्किल और चुनौती भरा काम है आज के इस दौर में। जबकि सारी चीजों का जो एक बाजारीकरण जिस तरीके से हुआ है, और इस बाजारीकरण के दौर में आप जब रंगमंच की बात करते हैं, रंगकर्म की, और गंभीर रंगकर्म की, कि वो रंगकर्म जो कि समाज को एक दिशा और दशा दे सकता है। ऐसा माना जाता है कि रंगकर्मी अपने नाटकों के माध्यम से इस समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, मंच के माध्यम से समाज की विडंबनाओं को लेकर के सामने आते हैं। तो उनके सामने एक चुनौती तो है, चुनौती पहले भी रही है, लेकिन आज का जो दौर है वो आर्थिक दौर है, बाजार का दौर है। हर आदमी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उसको पैसे की जरूरत है, और वो पैसा कमाना चाहता है किसी न किसी माध्यम से कि हम कुछ चीजों लेकर के आए। आज भी रंग कर्म क्या है कि जो व्यवस्था है रंग कर्म करने की, आपके पास एक वैचारिक प्रतिबद्धता अगर है, समाज के प्रति अगर आपकी कोई सोच है, तो उसको लेकर के आप नाटक शुरू करते हैं। अब इस सोच में जरूरी नहीं कि जो सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपको मदद मिले ना मिले, मदद मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती।
लेकिन जो मदद मिलती है वो भी इतनी नहीं होती है कि आप किसी रंग आंदोलन को आगे बढ़ा सके, एक बड़े कैनवास पर लेकर के उसको जा सके। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि रंग कर्म एक सामाजिक काम है, सोशल वर्क है ये। और जब तक आप समाज से नहीं जुड़ते हैं, समाज के लोगों को नहीं जोड़ते हैं अपने आप से, तब तक आप किसी आंदोलन को खड़ा नहीं कर सकते, चाहे वो रंग कर्म का ही आंदोलन क्यों ना हो। हम कई बार ऐसा होता है कि हम नाटक करते हैं, थिएटर करते हैं, अपने को मानते हैं कि हम कलाकार हैं, और एक अलग दुनिया हम बनाने की कोशिश करते हैं कि कलाकारों की एक दुनिया अलग होती है, उनको समाज से कोई बहुत लेना देना नहीं है, उन चीज़ों से मतलब नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप कट जाते हैं। मेरा मानना है कि रंग कर्म करते हुए आप समाज से आपको जुड़ना होगा, और समाज को बताना होगा कि जो हम रंग कर्म कर रहे हैं वो समाज के लिए कर रहे हैं, और समाज के लिए अगर कर रहे हैं तो हम समाज से लेंगे भी, क्योंकि ये तो गिव एंड टेक है। हम समाज के लिए करेंगे, समाज से लेंगे, फिर समाज को लौटा देंगे। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम कोई काम कर रहे हैं तब आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं। लेकिन समाज से अलग हट करके सिर्फ एक टीम खड़ी करके अगर आप ये सोचे कि हम थिएटर करें, नाटक करें और बहुत कोई सोशल इंटरेक्शन ना हो, तब आप बहुत दूर तक उसको आगे लेकर के नहीं जा सकते हैं। हम लोग की सोच शुरू से रही है कि जो भी सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियां होती हैं अपने शहर में, हम सबकी उसमें भागीदारी होती है, समाज के लोग भी हमारे कार्यक्रमों में आते हैं और उनसे एक जुड़ाव रहता है, और जुड़ करके और हमारी चीज़ों को समझते हैं, हम उनको समझते हैं। और एक माहौल हमने बनाया है कि जब भी हम लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो समाज के लोगों का सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और तब फिर हम इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ पाते हैं। चुनौतियां बहुत है आज के दौर में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का जो दौर है, इस दौर में हर आदमी बिल्कुल तेजी से भाग रहा है। उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया 30 सेकंड का भी समय, 30 सेकंड का समय मिल रहा है रील्स बनाने का, और जैसा लग रहा है कि पूरी दुनिया उसी रील्स में समाहित है। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे कलाकार अपने कलाकार को छोड़ करके उस रील्स के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे में आप अगर उम्मीद करें कि हम एक टीम बनाएं, जो टीम 2 घंटे 4 घंटे प्रैक्टिस करे, मेहनत करे, अपने जो उसके अंदर कला है उसको निखारे, फिर लगभग 1 महीने के प्रैक्टिस के बाद वो मंच पर अपनी प्रस्तुति दे, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये भी है कि चुनौतियों का सामना करना अच्छा लगता है, और जो चुनौतियों का सामना करता है वही कुछ कर भी पाता है, नहीं तो धारा के साथ तो बना ही है, सारे लोग बह जाते हैं। तो इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी मन में ये जज्बा रहता है कि जितना हो सकता है और जब तक हो सकता है हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने जनपद में रंग कर्म को बचा करके रखें, इसको थोड़ा बहुत आगे बढ़ा सकें, क्योंकि बड़ी समृद्ध परंपरा रही है हमारे जनपद की बहुत पहले। ये अलग बात है कि 20-25 साल वो प्रक्रिया बंद हो चुकी थी, ठप हो चुकी थी, जिसको हम लोगों ने शुरू करने की कोशिश किया, प्रयास किया, और ये चल रहा है लगभग इस बात से। ये है सोच, मेरी मानना ये। आप तो बलिया के अलावा भी कई शहरों में अपने कार्यक्रम किए होंगे, या आपकी मतलब आपकी कर्मस्थली रही होगी। जी जी। तो जो दिल्ली, लखनऊ या इस तरह के जो भी बड़े शहर हैं जी, और जो बलिया जैसा छोटा जनपद है, उनको जो कलात्मक या साहित्यिक या सांस्कृतिक रुझान है, जो उस थोड़ा सा बलिया के उन रुझान के बारे में मैं जानना चाहूंगी। हाँ, देखिए ऐसा है कि जो बलिया की साहित्यिक सांस्कृतिक जो परंपरा रही वो तो बड़ी समृद्ध रही है। मगर हिंदी साहित्य की बात करें तो आचार्य हजारी द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, केदारनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, बड़ी लंबी एक फहरिस्त रही है यहाँ के साहित्यकारों की। तो वो एक रहा है, सारी चीजें रही हैं यहाँ पे। रंग कर्म का भी है कि बहुत पहले, मतलब आप देखें कि बड़ी समृद्ध परंपरा इसलिए भी रही कि 1884 में भारतेंद्र जी स्वयं अपना नाटक लेकर के बलिया आए थे। हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र नाटक का मंचन बलिया में उन्होंने किया, ददरी मेले में। और उस समय बलिया नाट्य समाज करके एक संस्था हुआ करती थी, उनके बुलावे पर भारतेंद्र जी यहाँ आए थे। और उसी दौर में भोजपुरी का सबसे पहला नाटक देवाक्षर चरित करके यहाँ मंचन हुआ था उसका 1884 में। तो उस दौर में रंग कर्म एक यहाँ पर काफी समृद्ध रहा। बीच में 70 के दशक के बाद काफी गैप रहा यहाँ पे। तुलनात्मक रूप से हम देखें तो उस गैप की वजह से, जो गैप हुआ है यहाँ पर, उस गैप की वजह से ये हुआ कि रंग कर्म के प्रति लोगों की उदासीनता बढ़ी। नाटक के बारे में लोग नहीं उतना जानते थे। रंगकर्मी जब हम लोगों ने शुरू किया कि हम रंगकर्मी है, रंग कर्म करते हैं, तो लोग आश्चर्य से देखते भी थे ये क्या है। कुछ छोड़ दिया जाए, कुछ मतलब कुछ परसेंटेज लोग ऐसे थे जो उस चीज को समझते थे, बाकी मास जो था वो नहीं जानता था कि रंग कर्म क्या है, नाटक क्या है, थिएटर क्या है। तो एक तरह से हम लोगों ने दर्शकों को सांस्कारिक करने का भी काम किया, उनको शिक्षित भी किया रंग कर्म के प्रति, छोटे छोटे अपने आयोजनों के माध्यम से। और जैसा कि हमने शुरू में ही इंट्रोडक्शन में बताया कि
नुक्कड़ नाटक से मैंने शुरू किया। तो वो नुक्कड़ नाटक की एक टीम बना करके हम लोग स्कूलों में, कॉलेजों में जाते रहे, अलग अलग जगहों पे गए। मीडिया के लोगों ने उस समय काफी सपोर्ट किया हम लोगों का, और धीरे धीरे लोग जानना शुरू किए कि थिएटर क्या है, नाटक क्या है, और किस तरीके से लोग कर रहे हैं, रंगकर्म का क्या है। उसके बाद जब हम लोग स्टेज नाटक करना शुरू किए, लोगों को घर घर जा करके बुलाते थे हम लोग, उनके यहाँ कार्ड पहुंचाते थे, बुलावा भेजते थे, वो लोग आते थे। और ये कि आने के बाद थोड़ा बहुत सहयोग भी देना उन्होंने शुरू किया, आर्थिक रूप से मदद देने लगे लोग। तो शुरू शुरू में तो काफी दिक्कत हुई बताने में कि हम रंगकर्मी है, थिएटर करते हैं। लेकिन बाद में अब की स्थिति है कि हमारा शहर इस मामले में जागरूक हुआ है। हम लोग अगर रंगकर्म करते हैं, थिएटर कहीं करते हैं, तो काफी लोग आते हैं देखने के लिए। अभी जो किया 1942 वाला, और वो हॉल पूरा भरा हुआ था, उससे पैक था पूरा, लोग खड़े होकर के नाटक देख रहे थे। तो जब एक दौर था जब लोग नहीं आते थे, आज दर्शक आते हैं हमारे यहाँ, हमारे बलिया शहर में। तो एक माहौल तो बदला है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी भी बहुत चीजें नहीं बदली हैं। जब हम लोग बड़े शहरों में जाते हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, अन्य जगहों पर, तो वहां पर चूंकि उन चीजों को समझने वाले लोग हैं, तो आपको जिस तरीके से लोग अप्रिशिएट करते हैं, एक रंगकर्मी होने के नाते जो एक अंदर से गर्व महसूस होता है जहाँ हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वहां से जो चीजें मिलती हैं, अभी उस चीज की कमी है यहाँ पर। जो सबसे बड़ी कमी है यहाँ कि लोग जो समझना भी शुरू किए हैं, तो एक होता है कि हम लग करके टीम को खड़ा कर सके, इसका थोड़ा सपोर्ट कर सके, तो ऐसे लोगों की अभी कमी है, बहुत कमी है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनसे हम अपेक्षा नहीं रखते, फिर भी वो लोग आते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो हर तरह के लोग हैं समाज में, सपोर्ट मिलता है कुछ लोग का, तभी हम लोग आगे बढ़ते भी हैं। तो माहौल बदला है, ऐसा नहीं है कि पहले की तरह नहीं है, पहले से माहौल बदला है। अब यहाँ के लोग समझने लगे हैं कि थिएटर क्या है, रंगकर्म क्या है। और अब मैं तो ये कहता हूँ कि अब हमारे ही ग्रुप से बहुत सारे लड़के लड़कियां निकल करके उन लोगों ने अपना अपना थिएटर ग्रुप बनाया, अलग अलग जगहों पे गए, तो उसका एक फायदा हमें मिला, विस्तार हुआ। हम जो चाहते थे कि बलिया में रंगकर्म की परंपरा शुरू हो, वो परंपरा हम लोगों ने शुरू किया, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ये चीजें हैं आज के दौर में। जी, मैं प्रेमचंद बंसल जी का ये सवाल आप देखिए, आप लेना चाहे तो, क्या है सत्य है कि बलिया ने 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही क्रांतिकारियों के नेतृत्व में आजादी हासिल कर ली थी? हाँ जी जी, ये बिल्कुल सत्य है। और इसी के ऊपर तो हमारा नाटक भी रहा। 1942 का जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया, तो उसका असर बलिया में इस रूप में भी पड़ा कि यहाँ के लोग जागरूक हुए। और जैसे कि नाटक में भी है और ऐसे भी कि एक उमा शंकर नाम के व्यक्ति हुआ करते थे बलिया में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। रेडियो से सबसे पहले उन्होंने खबर सुना कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और ये परिस्थितियां हो गई हैं। तो उनके साथ एक उमा शंकर और एक और नाम मैं बोल रहा हूँ अभी, ये दो लोग मिलकर के बलिया में उस आंदोलन के गतिविधियों को चारों तरफ पढ़ाया, लोगों को बताया। सबसे कमाल की बात यह है कि उस दौर के जितने बड़े नेता थे, सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था उस दौर में। और उस पूरे आंदोलन को यहाँ के छात्रों ने, नौजवानों ने अपने हाथ में लिया। और उस आंदोलन की सबसे कमाल की बात यह रही कि लगभग 10 दिनों तक ये आंदोलन चला बलिया में। 9 तारीख से शुरू हुआ और 19 अगस्त तक चला यह आंदोलन। और बिल्कुल वो आंदोलन अराजक नहीं रहा, सिस्टमेटिक तरीके से लोगों ने अपने तरीके से उसको आंदोलन को आगे बढ़ाया। और वो जन आंदोलन इस रूप में भी आगे हुआ कि इतना जन बल बढ़ा कि उन जन बल के आगे अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े। और बलिया शहर के या आसपास की जितने पुलिस चौकी, थाना, सब पे कब्जा हो चुका था। यहाँ के लोगों ने रेल की पटरियां उखाड़ी, पोस्ट ऑफिस पे कब्जा कर लिया, सारी चीजों पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। और उस दौर में जे निगम यहाँ के जिलाधिकारी थे। जिलाधिकारी 19 अगस्त को उस समय घुटने टेक दिए यहाँ पर आंदोलनकारियों के सामने कि बलिया शहर की उस समय की आबादी 30,000 थी, लेकिन 19 अगस्त 1942 को पूरे गांव से 60,000 लोग बलिया शहर पहुंच गए और पूरे बलिया शहर को घेर लिया उन्होंने। उनके आगे जे निगम नतमस्तक हो गए और जाकर के और जेल में चित्तू पांडे के सामने उन्होंने सरेंडर किया। चित्तू पांडे उस दौर के कांग्रेसी नेता थे, उनको बाहर निकाला गया और भीड़ के सामने जे निगम ने कहा कि आज से मैं अपना ये जिलाधिकारी का पद छोड़ रहा हूँ और आपके चित्तू पांडे को नेतृत्व दे रहा हूँ, वही आज के जिलाधिकारी। तो 19 अगस्त 1942 को बलिया आजाद हो गया था और लगभग 19, 20, 21, 22 3 दिन तक ये बलिया आजाद रहा। बाद में फिर बनारस से फौज आई और अन्य जगहों से आकर के बहुत सारे यहाँ पर कत्लेआम किया उन्होंने,
ताड़नाएं दी और चीजें परिस्थितियां बदली, फिर अंग्रेजों ने अपने कब्जे में इसको ले लिया। लेकिन कुछ दिन के लिए ही सही, बलिया उस दौर में आजाद हो गया था और उसने अपना इतिहास लिखा। बहुत सारे लोग शहीद हुए उस दौर में। मैं बताऊं कि 2-3 घटनाएं इतनी बड़ी घटी उस दौर में। सबसे बड़ी घटना का जिक्र मैं करना चाहूंगा कि 18 अगस्त 1942 को बलिया से सटे एक कस्बा है बैरिया, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है शहर से। तो वहां पर एक दरोगा हुआ था काजिम हुसैन। तो लोगों ने कहा कि आप यूनियन जैक उतार करके और तिरंगा यहाँ पर फहरा दीजिए। तो काजिम हुसैन भीड़ की नजाकत को देखते हुए पहले तो तिरंगा फहरा दिया, लेकिन उनके जाने के बाद फिर से उतार दिया उसने तिरंगा और यूनियन जैक लगा दिया। इसकी खबर जब लोगों को मिली तो 18 अगस्त को लगभग 25 से 30 हजार लोगों ने उस बैरिया थाने को घेर लिया। और इस दौरान काजिम हुसैन बलिया से 20 हथियारबंद सिपाहियों को बुला लिया था और वो थाने के छत पे चढ़ गया। आंदोलनकारी जब आगे बढ़े तो उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया और 18 अगस्त को 21 लोग शहीद हुए थे वहां पे। उस समय 21 लोगों को उसने गोली मारी थी। बाद में कौशल कुमार के एक लड़के ने दौड़ करके पीछे से जा करके और तिरंगा जो है फहरा दिया था यूनियन जैक उतार करके, और इतिहास में उसका नाम जो है दर्ज हुआ, कौशल कुमार का नाम। तो ये है बलिया का इतिहास। और इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं घटी, लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, जन आंदोलन खड़ा हुआ और 1942 से बलिया आजाद हुआ। और इस बात को लेकर के बलियावासी गर्व करते हैं, इस बात का हमें भी गर्व है कि हम 1947 में आज़ादी मिलने से 5 साल पहले ही हम लोग आज़ाद हो गए थे कुछ दिनों के लिए। तो ये है अभी पूरा दौर इस समय का। तो उम्मीद है कि प्रेमचंद बंसल जी ने थोड़ा बहुत संवाद आपका हुआ होगा। देखा ना, इनको 1942 से 2022 तक लाना काम है अपने आप में एक। लेकिन ये लेकिन अच्छी बात ये है कि दरअसल जो 42 में जो स्पिरिट थी देश को आजाद कराने की, मुझे लगता है उसी स्पिरिट की जरूरत है। और संवेग हमें उन्हीं दौरों से लाना पड़ेगा। जिस दौर में हम जिस जुनून के साथ हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उससे कम जुनून में अभी भी जो हमारी गुलामियां हैं उनसे नहीं लड़ा जा सकता। बल्कि आज रंगकर्म, अगर वो मीना चुग जी भी कह रही हैं कि रंगकर्म निजी नहीं बल्कि सामाजिक कर्म है। बिल्कुल। तो रंगकर्म को हम इतने सम्मान के साथ देख रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, तो कला के अलावा भी अगर उसे आंदोलन कहा जा सकता है तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उस संवेग को ला सकता है जिसकी गुलामी की बेड़ियों से लड़ने के लिए और उनके प्रति एहसासों के लिए, पहले तो चेतना जागृत करने के लिए अपनी बेड़ियों के प्रति। तो मुझे लगता है कि रंगकर्म इसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ना। तो वो किस किस तरीके से निभाता है ये आपकी बातचीत में हम सुनते रहेंगे। महेश पुनेठा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वो पेज में भी आ गए। पहले वो महेश जी को मेरा नमस्कार। बढ़िया। हाँ, और अखिलेश श्रीवास्तव चमन जी कथाकार हैं, आप अच्छे से जानते होंगे उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश जी हमारे बलिया जनपद के रहने वाले हैं, आपको भी मेरा प्रणाम। हाँ, मैं उनका मैसेज आप तक नहीं ला सकती क्योंकि वो मेरे फेसबुक वॉल से जुड़े हैं, वो यहाँ नहीं है। तो मैं आपका मैसेज पढ़ दूं। आप मेरे ग्रह पर जनपद बलिया तक पहुंच गई और मेरे अति प्रिय आशीष को जोड़ा, इसके लिए हृदय से आभार करती हूँ। रक्षा गीता, महेश पुनेठा जी, मीना चुग जी, शोभाचंद मिश्र जी बढ़िया बातचीत बोल रहे हैं, आप सबको भी मेरा नमस्कार। और महेश पुनेठा जी बता रहे हैं कि संकल्प सृजन का भी ये संपादन कर रहे हैं। हाँ, दरअसल जब मैं अगस्त वाली बात बोल रही थी कि अगस्त का जो महीना जिन हवाओं से भरा हुआ है उसमें आशीष जी से बातचीत बहुत बढ़िया एक संयोग है। उस वक्त मैं उस पेज को ढूंढ रही थी जो उनके अगस्त वाले अंक का वो है, कवर पेज है। तो मैंने सोचा था कि उसके समेत अपनी बात रखूंगी, तो वो हो नहीं पाया मुझसे, तो वो रह गया। तो ये त्रैमासिक पत्रिका साहित्य, कला और संस्कृति की संकल्प सृजन पत्रिका भी निकालते हैं। और जो अगस्त वाला अंक था उसमें वो झंडा फहराते हुए उन्हीं की तस्वीर है। उस तस्वीर का आप नाम बता दे तो किसकी? हाँ, वो जो तस्वीर है जिसको आप देख रहे हैं उसमें, तो उस तस्वीर में ये है कि बलिया जिले में जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो यहाँ पर उस समय का एक एसडीएम थे ओवैस, उन्होंने लाठी चार्ज किया और यहाँ के सभी युवाओं को, बहुत सारे युवाओं को जेल में डाल दिया। बहुत घायल हुए लोग और घायलावस्था में जेल में डाल दिया। तो बलिया शहर में एक जगह है ओकडेनगंज, गढ़ा मोहल्ला बोलते हैं उसको।
जानकी देवी नाम की एक महिला रहती थी, लड़की थी वो उस दौर में। तो जानकी देवी, उनकी बहन मानकी और गायत्री देवी, ये तीनों लोग आपस में बातचीत करती हैं कि ये जो आज़ादी की लड़ाई है 1942 का जो आंदोलन है, तो इसमें हमारे भाइयों को या अंग्रेजों ने कैद कर लिया है, उनके ऊपर बहुत कहर बरपाया है, और हमारी ये ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने भाइयों को छुड़ाने का प्रयास करें, कोशिश करें। तो बात समझाती है कि भाई इस आंदोलन में हम लड़कियां औरतें क्या कर सकती। तो जानकी देवी काफी जिरह करती हैं और उनसे कहती कि नहीं, जिस तरीके से हमारे भाई आंदोलन में शरीक है, हम भी शरीक हो सकते हैं, और हम एक महिला विंग्स बना करके उस आंदोलन में हम लोग शामिल होंगे। तो उसी समय जानकी देवी के नेतृत्व में उस दौर की बहुत सारी महिलाएं शामिल होती हैं, और वो चौक से जुलूस लेकर के कचहरी जाती। सबसे पहले जाते हैं वो जज के पास। जज से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए और जो हमारे भाई बंद है जेल में उनको रिहा करिए। तो जज मना कर देता है, कहते हैं कि वो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, अगर वो दोषी पाएंगे तो पाए जाएंगे तो जेल में रहेंगे, नहीं तो छोड़ा जाएगा। तो जानकी देवी उनसे लड़ जाती है। अंत में जज इजलास छोड़ के जाने लगता है। तो ये सबसे बड़ी बात, मजेदार बात यह है कि जानकी देवी ने अपनी चूड़ियां निकाल करके जज को भेंट किया और कहा कि जब आप हमारी मदद नहीं कर सकते, ये चूड़ियां लीजिए और पहन के जाके घर में बैठ जाइए। इस बात की खबर उस समय के जो डीएम थे निगम, उनको सूचना मिली, तो वो भी अपना ऑफिस छोड़ के भाग गए। एसपी ऑफिस छोड़ के तमाम लोग, पूरी कचहरी खाली हो गई उनके आंदोलन के आगे। और जानकी देवी पहली ऐसी महिला रही जो अपनी महिला विंग्स के साथ, महिलाओं के साथ पहुंचती हैं कलेक्ट्रेट, और कलेक्ट्रेट पर चढ़ करके उन्होंने यूनियन जैक उतार करके और तिरंगा झंडा फहराया था उस टाइम। और वो 13 अगस्त 1942 का दिन था। 13 अगस्त 1942 को उन्होंने यूनियन जैक उतार करके तिरंगा झंडा फहरा दिया था। वही वो दृश्य है, और जिसको हमारे यहाँ के एक बड़े ही मशहूर चित्रकार हैं डॉक्टर इफ्तिखार खान, उन्होंने उसको बनाया, वो पेंटिंग वो बनी है। तो उसका वो कवर पेज पर हम लोगों ने लगाया है। एक तरीके से 1942 के जो लोग शहीद हुए और जो आंदोलन में शुरू हुए, उनको श्रद्धांजलि के प्रति शुरू। शशि भूषण मिश्र जी बोल रहे हैं कि आशीष जी बलिया के जीते जागते आंचलिक इतिहासकार हैं, उन्हें सुनना बहुत अच्छा लगा। नहीं, ऐसा नहीं, इतिहास करने चुके एक रंगकर्मी होने के नाते साहित्य, कला, संस्कृति से जुड़ाव होना लाजमी है। और मुझे लगता है कि अगर हम अपने इतिहास को, अपने समाज को, अपने साहित्य को नहीं जानते हैं तो हम रंगकर्म भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों को तो हम मंच पर उतारते हैं, उन्हीं चीजों को तो हम मंच पर लेकर के आते हैं। तो इस वजह से उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो होना ही चाहिए। और चूंकि 1942 में भी नाटक किया हमने, तो उस दौरान भी पढ़ने का अवसर मिला, जानने का अवसर मिला, तो थोड़ी बहुत जानकारी होती जो है। महेश पुनेठा जी, समाज को जोड़े बिना कोई भी आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता, पूरी तरह सहमत। और न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन का एक सवाल ये भी है कि पहले तो वो बढ़िया के लेखक और रंगकर्मी को प्रणाम करते हुए ये पूछना चाह रही हैं कि जनता से व्यापक जुड़ाव के लिए क्या किया जाना चाहिए। हाँ, ये बड़ा सवाल है, बहुत मतलब अच्छा सवाल है ये, कि जनता से हम कैसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि आज का जो दौर है, आज का जो समय है, सबसे बड़ी समस्या, जैसा कि मैंने बताया कि एक तो बाजारवाद का दौर है, और इस बाजारवाद के युग में, बाजारवाद के समय में हर आदमी व्यक्तिवादी होता चला जा रहा है। व्यक्तिवादी सोच उनके ऊपर हावी होती चली जा रही है। एक समय था कि जब हम अपने शहर में या अन्य शहरों में कोई भी साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियां होती थी, तो लोग बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सेदारी करते थे, वो लोग जाते थे, उसमें सपोर्ट करते थे। लेकिन वो चीजें सिमटती चली जा रही हैं, और इस सिमटने की वजह से हमारा समाज जो है बिखर रहा है, लोग एकांगी सोच के होते चले जा रहे हैं, समूह बोध हमारा खत्म होता चला जा रहा है। ऐसे में जब हम लोग रंग कर्म करते हैं, तो रंग कर्म करने के दौरान इस बात को हम लोग महसूस करते हैं कि समाज में सबसे जरूरी है समूह बोध को पैदा करना। कि जब तक हम समूह बोध पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम समाज से नहीं जुड़ सकते। अब समाज से जुड़ने का सीधा सीधा यही है कि जब हम जो समाज की जो विडंबनाएं हैं, समाज की जो चीजें हैं, उनको अगर हम अपने उन्हीं संवेदनाओं के साथ अगर हम अपने साहित्य में, कला में, संस्कृति में अगर लेकर के नहीं आते हैं, और दूसरी चीज ये भी है कि हम नाटक कर रहे हैं या कविता लिख रहे हैं या फिर पत्रिका, कुछ भी अगर हम सृजन का कोई भी काम कर रहे हैं, तो होता क्या है कि हम जिनके लिए करते हैं उनके पास नहीं पहुंच पाते हैं, उनको हम बता नहीं पाते हैं कि हम ये आपकी चीजें ये मंच पर लेकर के आ रहे हैं, आपकी चीजों को हम कविताओं, कहानी और नाटकों के माध्यम से हम लेकर के आ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है समाज से अलग होना। हमें होता क्या है कि जब बहुत सारे रंगकर्मियों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे संस्कृति कर्मी ऐसे भी हैं, तो नाटक तो करते हैं, नाटक करते हैं और उनके कुछ खास दर्शक होते हैं, उनको बुलाया जाता है
उनके सामने प्रस्तुति होती है, उसके बाद फिर उनका काम जो है खत्म हो जाता है। लेकिन समाज में बहुत सारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप अलग करके कोई काम नहीं कर सकते, उनसे आप जुड़ना पड़ेगा, आपको जूझना पड़ेगा, तभी जाकर के आप समाज को जोड़ पाएंगे। समाज की जो समस्याएं हैं उन्हें आपको समझना पड़ेगा, और उन विडंबनाओं को अगर आप लेकर के आ रहे हैं अपने साहित्य में, कला संस्कृति में, तो उन लोगों के पास जाना पड़ेगा आपको और बताना पड़ेगा कि हम आपकी समस्याओं को, आपकी चीजों को इस फोरम पर, इस मंच पर उठा रहे हैं, तब जाकर के उनसे गहरा जुड़ाव हो सकता है। और इसके अलावा तो परिस्थितियां विपरीत है, और इन विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियां काफी हैं, और इन चुनौतियों के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरा ये भी है कि बिना समाज से जुड़े, गहरे जुड़े, आप बहुत देर तक, बहुत दूर तक की कोई यात्रा नहीं कर सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। अब तक के अनुभव में 2 सूत्र वाक्य इन्होंने अपने दिए व्यक्तित्व के, मतलब अपनी सोच के। एक इन्होंने कहा कि जब तक कोई आपका विचारिकी ना हो, कोई विचारधारा ना हो कि हम ये मानते हैं समाज को, इतिहास को देखने की, तब तक आप लंबे समय तक सरोकार वाला रंग कर्म नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि जब तक आप समाज को अपने साथ नहीं कर लेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो यही 2 चीज चाहिए दुनिया को बदलने के लिए, और क्या चाहिए? तो दरअसल वो ये कह रहे हैं कि दुनिया को बदलने, समझने और बदलने के लिए जो चाहिए वही रंग कर्म करने के लिए भी चाहिए जी। तो एक तरह से रंग कर्म ही दुनिया, एक समानांतर दुनिया की रचना है, जैसा एक आकांक्षित दुनिया की रचना के उद्देश्य से रंग कर्म का सृजन होता है, ऐसा मैं आपकी बात के निष्कर्ष से निकाल रही हूँ। जी जी। आपका व्यक्तित्व के इतने सारे आयाम है कि एक इंटरव्यू में उन पर बात करना बहुत मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ पहलुओं को छू सकें। और रंग कर्म और सृजन कर्म के अलावा भी अगर कोई आशीष त्रिवेदी है या कभी था जो सृजन कर्म में औपचारिक रूप से नहीं लगा था, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। लेकिन उससे जस्ट पहले, रंग कर्म से बाहर आने से पहले, हम एक बार आप पूरी रंग कर्म की अपनी यात्रा मुझे इस तरीके से बता दें कि आपने कैसे शुरुआत हुई आपकी नुक्कड़ नाटक से लेके जो पूरी टेलीफिल्म और नाटक और एकल नाटक और 80 कलाकार के साथ नाटक की सारी यात्रा को, कहाँ से प्रशिक्षण लिया, कब सोचा कि इसी में करियर बनाना है, वो पूरी यात्रा बताते बताते अगर कोई ऐसा नाटक हो जिसमें कि आपको लगे कि हाँ ये बहुत दिलचस्प वाक्य है, ये मैं बताना चाहूंगा, तो वो भी आप साथ में बताते चलें। पूरा प्रशिक्षण कहाँ किया, कैसे किया, किन किन शहरों में, जो भी आपकी पूरी यात्रा रही। जी। इसमें यात्रा की शुरुआत इस रूप में हुई कि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, और अभी तो शहर में रह रहे हैं, लेकिन शहर से हमारा लगभग 15 किलोमीटर दूर गांव है, सीताकुंड नाम है गांव का। बचपन गांव में भी था, और गांव में हमारे जो उस दौर में बहुत सारे गांवों में रंग कर्म की एक जो प्रचलन रहा है, खास करके सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा या अन्य इस तरीके के आयोजनों में गांव में नाटक हुआ करते थे। तो उन नाटकों को देखने के लिए मैं पिताजी के साथ जाया करता था। देर हो जाती थी लेकिन फिर भी पिताजी लेकर के जाते थे, उनके साथ में जाता था। तो उसका एक असर पड़ता था दिमाग पे कि मतलब ये मंच पे क्या चल रहा है, कि लोग जो है काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं, तालियां मिल रही हैं उनको, और वो चीजें और कुछ अलग उनकी भाव भंगिमाएं, तो वो बहुत प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा उसका धीरे धीरे करके। इसके अलावा हमारे गाँव में ये परंपरा रही कि मई के महीने में हर साल 10 मई को मई दिवस मनाया जाता था, और मई दिवस पे जो है नाटक हुआ करते थे। 2 से 3 दिन का एक महोत्सव होता था गांव में, अलग अलग टीमें आती थी, लोग नाटक करते थे, उसको भी हम बचपन में ही उसको देखते थे। तो एक वो रहा, उसका एक जो संस्कार है वो बचपन से विकसित हो रहा था। मुझे लग रहा है कि मैं क्लास 5th 6th में पढ़ता था, तब से वो चीजें मेरे जहन में आने लगी थी। क्लास 8 तक की पढ़ाई करने के बाद मैं शहर में आ गया। तो शहर में आया तो उस समय एक पूर्वांचला सांस्कृतिक मंच हुआ करता था बलिया में। उस पूर्वांचला सांस्कृतिक मंच के जुड़ाव हुआ, रिलेशन में हमारे मामा जी उस मंच को चलाते थे। नुक्कड़ नाटक से शुरुआत हुई वहीं से, और उस समय वो सोशल और पॉलिटिकल नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे। उस दौर में समझ नहीं थी उतनी कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ये था कि हम नाटक कर रहे हैं और हजारों की भीड़ में नुक्कड़ नाटक करते थे हम लोग। तो वो जो एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता था, लोगों की जो तालियां मिलती थी, लोग जो प्रोत्साहित करते थे, तो वो कहीं ना कहीं से मन में वो चीजें आने लगी कि एक बड़ा काम है और एक अच्छा काम है। और धीरे धीरे नुक्कड़ नाटक से शुरुआत वहीं से हुई। मतलब 11th 12th तक मैं वो करता रहा,
उसके बाद संजोग ऐसा हुआ कि मामा जी मेरे शहर से दूर चले गए, तो वो इंटरमीडिएट के बाद वो गतिविधियां बिल्कुल ठप सी हो गई, उसके बाद नहीं कर पाया। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद जब मैं बीएचयू गया बनारस पढ़ाई करने के लिए, वहां से मैंने पीजी किया फिलोसफी में, तो वहां भी बहुत कुछ माहौल नहीं मिल पाया मुझे नाटक करने का, पढ़ाई ही चल रही थी। और वहां से पीजी करने के बाद फिर इलाहाबाद में गया कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। वहां जब मैं गया तो अभी 6 महीने साल भर बीते हुए थे वहां कंपटीशन की तैयारी को लेकर के, ठीक ठाक पढ़ाई चल रही थी, कोचिंग वोचिंग कर रहा था मैं। अखबार में उसी दौर में मैंने देखा कि ये 2002 की बात है, वहां पर राष्ट्रीय रंग पर्व का आयोजन हुआ था, और वो आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के माध्यम से हुआ था, इलाहाबाद जो आज प्रयागराज है। तो उस अखबार में निकला था कि अगर शहर के रंगकर्मी इस आयोजन में हिस्सेदारी करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो आ सकते हैं। तो मैं बस यूं ही चला गया उसमें कि मैं देखूं कि क्या है कैसे है। सिलेक्शन चल रहा था, तो मैंने भी कहा कि ऑडिशन मैं भी दे दूं। मैंने भी ऑडिशन दिया और संयोग से मेरा भी सिलेक्शन हो गया। तो उस समय परिमल दत्ता जी इलाहाबाद में थे, उनके निर्देशन में एक नाटक तैयार हुआ जगन्नाथ करके, नक्सलवाड़ी मूवमेंट पर वो नाटक था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। और वो 10 दिनों तक, एक दिन अपनी प्रस्तुति रही, बाकी 9 दिन की प्रस्तुति मैंने देखा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की। और उन प्रस्तुतियों को देखने के बाद लगा कि ये तो अलग एक दुनिया है रंगकर्म की, और ये दुनिया मैं इलाहाबाद में देख रहा हूँ। उस दौरान पटना में भी कुछ दिन में रहा, वहां पर भी देखा, पटना का भी रंगकर्म काफी समृद्ध रहा है, कई नाटकों को देखने का अवसर मिला। तो उन नाटकों को देखने के बाद लगा कि जिस शहर में मैं हूँ उस शहर में ये क्यों नहीं होता है, ये रंगकर्म क्यों नहीं है, नाटक क्यों नहीं होता है। तो कुछ संजोग ऐसा बना कि मुझे बलिया आना पड़ा। माताजी मेरी बीमार रहते थे हमेशा, तो ज्यादातर मुझे आना पड़ता था बलिया। और उस आने के दौरान ही मेरे मन में ये बात बैठ कर गई कि क्यों न बलिया में भी रंगकर्म को शुरू किया जाए, थिएटर को शुरू किया जाए। और इसके लिए मैं बताऊं कि जब मैं अपने दोस्तों से बातचीत किया कि हम लोग बलिया में भी शुरू करें थिएटर को, तो लोगों ने मना किया। मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है, कहीं कोई जॉब लग जाएगा, नौकरी वोकरी मिल जाएगी, जीवन थोड़ा सफल हो जाएगा, कि क्या तुम नाटक और थिएटर के चक्कर में पड़े हुए हो। लेकिन वो मन में बात बैठ गई थी कि नहीं, हम लोग शुरू करेंगे। और व्यक्त की एक कविता मुझे बहुत पहले से बहुत प्रभावित करती है, और आज भी मैं जब भी लगता है कि कुछ नया करना है, कुछ बेहतर करना है, तो वो कविता की लाइन मुझे याद आ जाती है कि किस चीज का इंतजार है और कब तक दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। तो वो कविता की लाइन मेरे दिमाग में बैठ गई कि भाई बलिया में कौन आएगा और नाटक शुरू करेगा, थिएटर शुरू करेगा, क्यों ना मैं ही शुरू करूं। तो उन दोस्तों के लेकर के मैंने एक मीटिंग किया और कहा कि हम लोग शुरू किया जाए। सबने मना किया कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मन में मैंने ठान लिया, और ठानने का नतीजा ये हुआ कि मैं स्कूलों से, कॉलेजों से लड़कों को बुलाता था, उनके साथ एक वर्कशॉप करता था, फिर वो चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे 2004 में मैंने एक टीम खड़ी किया। उस टीम में 8 लड़के थे, उन 8 लड़कों को लेकर के और फिर नुक्कड़ नाटक की शुरुआत मैंने किया। नुक्कड़ नाटक से करते 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 थोड़ा सा समृद्ध हुआ। और उस दौरान ये भी था कि घर पे भी बहुत मतलब पिताजी मेरे काफी प्रगतिशील सोच के, माता तो बीमार रहती थी लेकिन फिर भी बहुत सपोर्ट करती थी माताजी हमारी। तो घर में भी हम लोग बात करते रहे। मैं बड़ा था और मेरी 4 बहनें थी, 2 की शादी हो गई थी, 2 अभी। तो घर पे भी मैं इसकी बात करता था, और ये दिमाग में हमेशा बात करता रहता था कि हम लोग अगर रंगकर्म थिएटर करना होगा तो सबसे बड़ी मुश्किल हमारे सामने ये है कि महिला रंगकर्मी हम कहाँ से लाएंगे। ये समस्या थी मेरे सामने, कैसे उनको लाएंगे हम लोग। तो घर में बातचीत का नतीजा हुआ कि हमारी जो 2 छोटी बहनें रहीं, उन दोनों ने मुझसे कहा कि भैया हम लोग भी करना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दें। तो मैंने कहा कि मेरी तो इजाजत है, पिताजी से पूछ लिया जाए। तो पिताजी से बात हुई, पिताजी ने कहा कि आपको लग रहा है कि आप एक अलग काम कर रहे हैं, कुछ बेहतर कर रहे हैं और बहनों का सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, आप कर सकते हैं। और फिर मैं आपको बताऊं कि दोनों बहनें हमारी थिएटर से जुड़ी, और उनको लेकर के, और सबसे पहला जो मंची नाटक मैंने किया वो विदेशिया किया। विदेशिया बहुत ही एक बड़ा नाटक है, बिहारी ठाकुर की अमृति, और दोनों बहनों को लेकर के और एक वर्कशॉप किया मैंने। और विदेशिया नाटक की शुरुआत बलिया में उसका पहला मंचन था। उसके बाद फिर देश के कई हिस्सों में हम लोग गए उस नाटक को लेकर के। इसका एक दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जिस शहर में हम लोग रहते हैं, बलिया जैसी जगह पे, तो लड़कों को लेकर के भी ये रहता है कि लड़का मतलब नाटक कर रहा है तो हाथ से निकल गया। तो लड़कियां अगर मंच पे आई तो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ सुनने को मिला। और भोजपुरी में अगर कहें हम अपनी भाषा में,
तो लोगों ने यहाँ तक कहा कि अपने तो नाचते रहे, बहनियों के भी नचवाने लगे। मतलब ये उसका सेंस था कि अपने तो नाच ही रहते, बहनों को भी नचाने लगे। लेकिन पिताजी को मैं सैल्यूट करता हूँ, पिताजी ने हमारा साथ दिया, सपोर्ट में खड़े रहे वो हमेशा कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो समाज क्या कर रहा है इससे कोई वो नहीं है। फिर वो प्रक्रिया आगे बढ़ी, एक समय आया कि बहनों की शादी हो गई, दोनों ससुराल चले गए, लेकिन उसका असर ये पड़ा कि और भी लड़कियां रंगमंच से जुड़ने लगी, और फिर जुड़ करके और फिर थिएटर की शुरुआत आगे बढ़ी, वो कारवां आगे बढ़ा। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बलिया में हमने आषाढ़ का एक दिन, कोर्ट मार्शल, बड़े बड़े नाटक हम लोगों ने मंचित किया, भारतेंदु जी का नाटक किया, प्रेमचंद की कहानियों का मंचन किया, कविता में एक नया प्रयोग हमने शुरू किया रंग कविता करके, वो नुक्कड़ शैली में हमने प्रयोग किया कि किस तरीके से हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं कि कविता और प्रभावकारी हो जाए। तो ये रही हमारी रंगकर्म की प्रक्रिया। और एक चीज मैं जरूर यहाँ बताना चाहूंगा कि रंगकर्म या सिनेमा, जो एक सिनेमा भी मैंने बनाया, शॉर्ट फिल्में बनाई और तमाम चीजें, या जो पत्रिका मैं निकाल रहा हूँ, बेसिकली मैं बता दूं कि ना मैं कलाकार हूँ, ना मैं साहित्यकार हूँ, ना मैं पत्रकार हूँ, मूलतः मैं एक संस्कृति कर्मी हूँ। और मेरी ये सोच है कि एक संस्कृति कर्मी जिन जिन माध्यमों से इस समाज को कुछ बेहतर देने की कोशिश कर सकता है, प्रयास कर सकता है, तो उसको करना चाहिए। और जो भी मेरे साथ, मेरे पास जो हुनर था, जो मेरे पास जो कला थी, तो उन छोटी छोटी चीजों को जोड़ जोड़ करके नाटक के माध्यम से हम लोग जनगीत गाते हैं, गीतों के माध्यम से, या पत्रिका का भी यही रहा कि हम पत्रिका के माध्यम से इस जो आज के दौर में पढ़ने की संस्कृति बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है, तमाम चीजें बंद हो रही है, क्यों ना हम लोग शुरू करके और एक संस्कृति को विकसित करें कि उनको फिर लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ा जा सके। तो ये पूरा मेरे रंग कर्म का सफर रहा, और वो चीजें आज भी चल रही है लगातार। सुकून ये है कि इसी रंग कर्म की देन है कि आपसे हमारी बात हो रही है, इस मंच पे हम आए हैं, और दो चार लोग अगर वो जानते हैं तो रंग कर्म की देन है। और बलिया में एक टीम हमने खड़ा कर दिया, लोग जानने लगे कि हाँ थिएटर क्या है, रंग कर्म क्या है। यही बस मन को सुकून देता है। जी जी नमस्कार। ये कंचन राय पूछ रही है कि आपके पिताजी ने आपका रुझान रंगकर्म की तरफ किया, आज का समाज कैसे जाने रंगकर्म के बारे में? विद्यालयों में भी ड्राइंग, सिंगिंग की क्लास होती है, थिएटर रंगकर्म को आज भी ड्रामा ज्यादा माना जाता है। ड्रामा हाँ, ये बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें दो चीज मैं बताना चाहूंगा कि बचपन में जब मैं नुक्कड़ नाटक करने जाता था, जैसा कि मैंने जिक्र किया, तो एक वाकया मुझे याद है कि एक दिन मेरा मन हुआ कि आज मैं रिहर्सल में नहीं जाऊंगा, और मतलब मजा नहीं आ रहा है, मैं नहीं जाऊंगा मैं। तो पिताजी पूछे कि आज गए नहीं तुम रिहर्सल में? तो मैंने कहा कि नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगा जिस तरीके से। तो पिताजी ने कहा कि जब एक बार कमिटमेंट कर दी हो कि करना है, तब फिर बीच में छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, और बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर मुझे उन्होंने वो किया कि नहीं, जाओ रिहर्सल करो, प्रस्तुति करो, बाद में फिर जो भी होगा, लेकिन अभी बीच में नहीं छोड़ सकते। तो पिताजी शुरू में सपोर्ट किए और मैं उसमें से आगे कदम बढ़ाया। दूसरी चीज कि आज जो भी स्कूलों की बात हो रही है कि रंगकर्म को भी निगेटिव रूप में देखा जाता है, ये बिल्कुल अभी जो मैंने वर्कशॉप किया, इस वर्कशॉप में मैंने ये महसूस किया कि चाहे वो हिंदी मीडियम के स्कूल हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्कूल हो, इन स्कूलों में बच्चों को इस तरीके से मैकेनिकल बनाया जा रहा है, इस तरीके से उनको एक लीनियर बनाया जा रहा है कि पढ़ाई, और पढ़ाई में भी बिल्कुल रटने वाली स्थिति है, एकदम वर्ड टू वर्ड रट करके एक लीनियर साइड में बच्चे जा रहे हैं, वो जो बहुआयामी नहीं बन पा रहे हैं। अपने समाज में क्या हो रहा है, मतलब साहित्य क्या है, कला संस्कृति क्या है, इस समाज को बेहतर बनाने में एक मनुष्य का क्या योगदान हो सकता है, इन चीजों के बारे में वो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं वो बच्चे। और मैं बताऊं कि उनके पास ऐसा नहीं है कि क्षमता नहीं है, उनके पास कैपेबिलिटी है, बहुत बड़ी क्षमता है, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पा रहा है कि वो अपनी बात ठीक ढंग से रख सके। तो एक बड़ी विडंबना है ये। मैं तो आज कई मंचों से इस बात को मैंने बताया कि रंगकर्म को लिमिटेड न किया जाए। रंगकर्म सिर्फ उतना ही नहीं है कि हम थिएटर कर रहे हैं, थिएटर करने के बाद फिर जो या तो सिनेमा में जाएंगे, सीरियल में जाएंगे, उसका एक बड़ा व्यापक फलक हो गया है। रंगकर्म हमारी एक तो ये कि पूरी पर्सनालिटी को बदल देता है, हमारा जो बात करने का जो लहजा है, हमारी जो भाषा है, हमारी जो एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ बदल देता है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि आप अपनी बात को किसी भी मंच पर जा करके रख सकते हैं मजबूत तरीके से। तो मुझे तो लगता है कि बच्चों को विशेष रूप से प्रत्येक बच्चे को रंगकर्म का प्रशिक्षण जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा रंगकर्म का प्रशिक्षण ले रहा है, और मुझे लगे साल में अगर वो एक भी नाटक कर लेता है और अपने क्लास में लगातार 2-4 साल को नाटक कर लेता है,
तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, उसके अंदर जो बदलाव आएगा, निश्चित रूप से वो बाकी बच्चों से बेहतर होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो जो लोग भी निगेटिव रूप में इसको लेते हैं, वो सिर्फ नाटक नौटंकी तक इसको सीमित करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जाती है उनके साथ, उन बच्चों के साथ। आज के दौर में तो बहुत जरूरत है, जिस तरीके से समाज बदल रहा है, बच्चों को बहुआयामी होना चाहिए। तो ऐसे दौर में इसको निगेटिव ना पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। और जब एक बच्चा थिएटर से प्रशिक्षण प्राप्त करता है, वो आगे आता है, तो उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। वो उसके शब्द किस तरीके से बोले, किस तरीके से हम खड़े हों, किस तरीके से हम अपने एक्सप्रेशन को लेकर के आए, तो इन चीज़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जरूरी नहीं है कि आगे चल करके वो थिएटर करेगा नहीं करेगा। मुझे लगता है कि अगर रंग कर्म का प्रशिक्षण है उसके पास, तो बेहतर स्टोरी टेलर हो सकता है, बेहतर पोएट्री टेलर हो सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट बन सकता है, वो मीडिया के क्षेत्र में जा सकता है। बहुत सारे कैरियर इस दौर में रंग कर्म देता है हमको, अगर हम विधिवत तरीके से उसका प्रशिक्षण दे रहे हैं तो। ये मेरा मानना है जी। वैसे आपके जवाब में ज्यादातर बातें आ चुकी हैं, पर फिर भी जो बची खुची है वो एक दो बातें और बता दें। मीनाक्षी जी पूछ रही है कि रंग कर्म का प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं इतनी कम है, उनमें बहुत कम ही लोग प्रवेश ले पाते हैं। एनएसडी का स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन वहाँ के बहुत से कलाकार फिल्मों में चले जाते हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? उनका कहना है कि प्रशिक्षण कम हो पा रहा है, और जितना हो भी रहा है वो भी फिल्म अपने अट्रैक्ट कर लेती है। जी हाँ, ये बिल्कुल ये बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ ये भी है कि रंग कर्म के जो प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं हैं, प्रशिक्षण तो बहुत जरूरी है। अब प्रशिक्षण दो तरीके से लिया जा सकता है। एक तो है कि हमारे शहर में अगर कोई थिएटर का बढ़िया एक है कोई संस्थान जहाँ से जुड़ करके हम प्रशिक्षण दे सकते हैं, तो उससे हम ले सकते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय लिमिटेड सीट है, उसकी प्रक्रिया भी काफी कठिन है। और ये भी है कि वहां से निकलने के बाद ज्यादातर लोग सिनेमा में चले जाते हैं और तमाम जगहों पे चले जाते हैं। मेन क्या है, दो चीजें। पहला ये कि हमें लगातार रंग कर्म करते रहना है। हम अगर लगातार कर रहे हैं और उस करने के दौरान भी हमें एक गाइड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना गाइड के तो कुछ हो नहीं सकता है। हमें उस गाइड की जरूरत पड़ती है जो हमें ये बता सके कि रंग कर्म करना सिर्फ नाटक करना नहीं होता है। रंग कर्म हुआ है कि हम अपने समाज को, अपने साहित्य को, अपनी संस्कृति को, अपनी कला को किस नजरिए से देख रहे हैं, इस दुनिया को कैसे हम देख रहे हैं। और अगर ये हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं आती है, हमारे अंदर वो दृष्टि पैदा नहीं होती है, तो हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते थिएटर की दुनिया में या रंग कर्म की दुनिया में। तो ये जरूरी है, और इसके लिए किसी न किसी संस्था से जुड़ करके काम करना जरूरी है। एनएसडी में होना ना होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ बहुत सारे एनएसडी वाले ऐसे लोग हैं कि एनएसडी करने के बाद बहुत कुछ नहीं कर पाए, वो वापस घर आ गए और मतलब बिल्कुल लिमिटेड हो गए। और बहुत सारे ऐसे भी कलाकार हैं जो एनएसडी नहीं गए और अपने अपने क्षेत्र में बड़ा काम किया उन्होंने और कर रहे हैं लगातार। तो ठीक है, एनएसडी एक प्रशिक्षण देने वाली संस्था है, उसमें जाना अपने आप में एक गर्व की बात है कि हम एनएसडी में जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी दुनिया है। आप अगर जिन किताबों का अध्ययन एनएसडी में कराया जाता है उनको आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, अपनी दृष्टि पैदा कर सकते हैं, रंग कर्म का एक विधिवत प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे जरूरी है कि किसी बेहतर संस्थान से जुड़ करके और अपनी कैपेबिलिटी को बाहर निकालना, उसको बढ़ाना, ये जरूरी चीज है। और लगातार काम करते रहना, ये महत्वपूर्ण है। जी मैं आगे बात बढ़ाने से पहले आपके पिताजी का नाम और थोड़ा ज्यादा परिचय पाना चाहूंगी, क्योंकि आप जो भी कुछ है उस अंकुर के उगने में और उसके पल्लवित होने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है, तो उसको भी नाम और पहचान के साथ जाना जाना चाहिए। और उसके बाद लगे हैं तो मुझे आप अपनी 4 बहनों के बारे में भी ब्रीफ में बताएं, और जिन्होंने आपके साथ विदेशिया में नाटक किया था, आज वो क्या कर रही हैं और क्या वो रंग कर्म से जुड़ी हुई हैं, नाम सहित बताइए प्लीज, कृपया। हाँ, मेरे पिताजी का नाम श्री ब्रज किशोर त्रिवेदी, और वो अध्यापक थे, रिटायर हो गए हैं, लगभग 10 साल हो गए उनको रिटायर हुए, और वो हाई स्कूल में टीचर रहे, तो उनका वो रहा। और वैचारिक रूप से काफी वो प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े रहे, और विशेष रूप से कबीर का जो साहित्य है उनको उनसे ज्यादा प्रभावित रहे, और कबीर को एक तरह से उन्होंने आत्मसात किया है। और मुझे लग रहा है कि कबीर को बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उनको ज़बानी याद है, कबीर के बारे में बहुत गहरा अध्ययन है, तो ये उनका है। और एक अच्छे पिता जो मतलब मार्गदर्शन दे सकते हैं, उन्होंने अपना निभाया, और हम लोग काफी सपोर्ट किए। मैंने पहले ही बताया, बहनें एक श्वेता और एक नम्रता, दोनों की शादी हो गई है। श्वेता भी पढ़ने में ठीक थी, उसने MSW कोर्स किया, हालांकि अभी हाउसवाइफ है वो,
गुजरात में रहती है। जो छोटी बहन नम्रता, उसने भी पीजी किया और फाइन आर्ट से उसने वो किया, मास्टर डिग्री लिया उसने फाइन आर्ट से। और अभी भी वो फाइन आर्ट्स बहुत सारे क्लासेज स्कूल में लेती हैं, जाती हैं। और पेंटिंग ही उसका हॉबी है, तो पेंटिंग में उस अच्छा काम कर रही है अभी वो, बहुत सारे प्रदर्शनी भी उसकी लगी है। तो वो नम्रता है। माता जी स्वर्गीय उर्मिला त्रिवेदी, माता जी के बारे में मैं बताऊं कि दो चीजें जरूर मैं बताना चाहूंगा कि क्यों मैं आज भी थिएटर कर रहा हूँ। आमतौर पर जब कोई बच्चा बाहर जाता है तो कार्यक्रम करने के बाद जब वो आता है घर पे, तो एक सामान्य सी बात ये होती है कि क्या मिला। एक सामान्य सी बात में होती है, माँ बाप पूछते हैं कि क्या मिला तुमको कार्यक्रम से आए हो तो। और जब भी मैं कार्यक्रम करके लौटता था तो माँ पूछती थी कि कैसा हुआ। तो ये बेसिक डिफरेंस रहा और ये मेरे लिए बड़ी बात होगी जी। और मैं तो याद करके भावुक हो गया कि मैं जो कंचन जी का सवाल था, या बहुतों ने बहुत तरीके की चीजें पूछी, कैसे व्यापक बनाए, कैसे बनाए, तो उस संस्कृति को लाके जब क्या मिला की बजाय पूछे जाने लगे कि कैसा हुआ, कैसा हुआ। हाँ हाँ जी। तो वो मेरे लिए एक बड़ा रहा, मतलब और उनके मैं बताऊं कि विश्व रंगमंच दिवस था 27 मार्च को, और उसकी एक तैयारी थी हम लोगों की। हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे थे और विश्व रंगमंच के दिन माता जी हमारी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। तो वो भी जो है कि मतलब इतना एक रंग कर्म का ये रहा कि वो दिन मैं भूल नहीं सकता विश्व रंगमंच दिवस को। चाहे जिस रूप में याद करूँ, या तो माता जी की श्रद्धांजलि के रूप में याद करूं, या फिर विश्व रंगमंच के दिवस के रूप में याद करूं। हो सकता है कि उस दिन विशेष को याद दिलाने के लिए उस दिन वो जो है इस दुनिया को छोड़ करके गई। तो इन लोगों का बड़ा योगदान रहा मेरी इस रंग यात्रा में, माता जी, पिताजी, बहनों का। और शुरुआत जैसा कि मैंने बताया कि मेरे मामा जी थे, उन्होंने नुक्कड़ नाटक से मेरी शुरुआत करी। हरवंश जी पटना में रहते हैं, भिखारी ठाकुर स्कूल ऑफ ड्रामा करके उनका एक संस्थान है, आज भी वो चलाते हैं। परिमल दत्ता जी गुरु जी हमारे नहीं रहे वहाँ इलाहाबाद में, प्रयागराज में। उनसे मैंने बहुत अध्ययन किया, उनसे जो मैं प्रशिक्षण लिया। और उनकी एक बात मुझे, मैं डायरेक्शन के फील्ड में कैसे आया, क्यों मैं प्रशिक्षण देने लगा बच्चों को, इस वजह से कि पहले ही दिन के प्रशिक्षण में उन्होंने सीधे यही कहा था कि इसलिए मत सीखो कि तुमको करना है, इस वजह से सीखो कि तुम किसी को सिखा सको। और वो मेरे जहन में वही सूत्र वाक्य बैठ गया था। और मैं पहले दिन लगा कि नहीं, मैं आज ये थिएटर कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ कि आगे मैं जो मैं जानता हूँ, जितना जानता हूँ, दूसरों को बता सकूँ। तो ये इनका, ये लोगों का योगदान रहा। बाकी तो बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जो जब भी लगा कि अब मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, या कई बार ऐसा अवसर आया कि अब मैं बैक हो सकता हूँ, कुछ दूसरा अपना सकता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ बैकिंग में खड़े रहे। एक नाम मैं लेना चाहूंगा, शालिनी श्रीवास्तव जी मेरी मतलब बड़ी बहन की तरह है। मतलब रिश्ते में भले ना हो मेरी बड़ी बहन, लेकिन वो बिल्कुल बड़ी बहन की तरह, एक साये की तरह मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। और जब भी लगता है कि मैं थोड़ा सा अलग टूटने और बिखरने की स्थिति में होता हूँ, तो एक पिलर की तरह मेरे साथ वो खड़ी हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, और जब भी ऐसा होता है अवसर तो मैं जो है खड़ा हो जाता हूँ और ये प्रक्रिया फिर जो है कदम आगे बढ़ जाती है। तो ये है। तो आपके सभी बड़ों, माँ, पिता, गुरु, मामा, जितने भी बड़े लोग हैं जिनका आपके गढ़न में सहयोग रहा और प्रगतिशील दृष्टि आपको शुरू से मिली, उन सबको हमारा भी प्रणाम। तो वर्कशॉप के बारे में एक तो ये कि जो वर्कशॉप के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ जानकारियां दे देना, पर मैं अमित सिंह और साधना मोहन आंटी के सवाल को पढ़ के ही अपना वो पूरा करूंगी बात, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं सवाल पूछ रही हूँ। तो वर्कशॉप के बारे में आप हल्की सी जानकारी दे देना ताकि पता चले कि आप करते क्या हैं। और उसके बाद साधना मोहन जी का सवाल है कि आपको बच्चों के माता पिताओं से भी जूझना पड़ा होगा, उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई में हर्जा होने की बात कही होगी। और अमित सिंह जी बोल रहे हैं कि बच्चा जब प्राथमिक कक्षाओं में नाटक करता है तो अभिभावक उसे देखकर खुश होते हैं, वही अभिभावक अपने पालित के 10वीं 12वीं कक्षाओं में जाकर जब नाटक करते देखता है तो चिंतित और परेशान होता है। वही कंचन जी भी बोल रही थी, और वो कह रहे हैं ये मेरा देखा हुआ सच है। तो इन वर्कशॉप्स के बारे में कुछ बताएं, इन सवालों बिल्कुल। अमित जी मेरे बड़े करीबी हैं और उनसे काफी जुड़ाव है अमित जी से। और ये बिल्कुल सही बात है कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जब अपने स्कूल में नाटक करते हैं तो उनके पेरेंट्स उनके लिए ड्रेस बनवाते हैं, उनके लिए सारी चीजें करते हैं, अरेंज करते हैं, क्राफ्ट्स उनके लिए अरेंज करते हैं और जाते हैं, खुश होते हैं मेरा बच्चा परफॉर्म कर रहा है।
बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और वो थिएटर करना शुरू करता है और ये चीजें आती है तो माँ बाप के लिए चिंता का विषय बन जाता है कि लड़का लग रहा है कि मेरे हाथ से अब निकल रहा है, अभी कुछ कर नहीं पाएगा। इसका जो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा जो समाज है, जो कल्चर है हमारा, उस व्यवस्था ने कला को महत्व नहीं दिया। उस व्यवस्था ने उसको सिर्फ नाटक, नौटंकी और मनोरंजन की वस्तु बना करके रख दिया। उस व्यवस्था ने हमें ये नहीं बताया कि हम आपकी कविता की एक लाइन कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, किसी के चेंज ला सकती है। थिएटर का रंगमंच का एक संवाद आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, इस व्यवस्था ने हमें नहीं बताया, इस कल्चर, इस सोसाइटी ने हमें नहीं बताया। और हमें नहीं बताया कि रंग कर्म एक ऐसा माध्यम है, साहित्य एक ऐसा माध्यम है जो हमें मनुष्य बनाता है। हम आदमी तो हैं, आदमी पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर जो मनुष्यता का भाव है, जो हमारी जो संवेदनाएं हैं, जो हमारी जो चीजें हैं, उसको बाहर निकालने का काम ये साहित्य, कला और संस्कृति करती है। हम होता क्या है कि हम IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर इस पर तो जोर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि वो IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बन करके इस समाज को क्या देगा। क्योंकि एक डॉक्टर ऐसा होता है कि जिसके पास हम बड़े खुशी से जाते हैं कि हमारा इलाज करता है, इंजेक्शन लगाएगा, सारी चीजें, उसकी मतलब एक नजर देखने से हमारे बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसी समाज में ऐसे भी डॉक्टर हैं जो किडनी निकाल लेते हैं, और ऐसे भी डॉक्टर हैं जो वेंटिलेटर पर मुर्दों को रख करके उनसे पैसा वसूल लेते हैं। तो हम एक जो बेहतर समाज के निर्माण में जो कला और संस्कृति की भूमिका हो सकती है, इस चीज को चाहे गवर्नमेंट लेवल से हो या सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पे इसको पीछे रखा गया और उसके महत्व को नहीं बताया गया। जबकि आज जरूरत है इस चीज को बताने की कि हमारे अंदर जो मानवीय संवेदना है उसको पैदा करने में, उसको आगे बढ़ाने में साहित्य, कला और संस्कृति की बड़ी भूमिका है। इसी वजह से माँ बाप जो है उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, और जब उनको लगता है कि मेरा बेटा बेटी इस फील्ड में आ रहा है तो उनको घबराहट होती है, परेशानी होती है। जबकि होना ये चाहिए कि अगर आपका बच्चा किसी भी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके अंदर वो हुनर है, तो ये खुशी की बात है कि आपका बच्चा हो सकता है कि वो नचनिया हो जाए, भजनिया हो जाए, साहित्यकार हो जाए, कलाकार हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन वो मतलब अराजक नहीं हो सकता, वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं हो सकता, वो चोर डकैत नहीं हो सकता है। ये मेरा मतलब मानना है कि अगर आप सचमुच संवेदनशील बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो साहित्य, कला, संस्कृति से जरूर जोड़ें, और वो अगर जुड़ा हुआ है, आगे बढ़ रहा है, तो इसमें आपको अपनी भूमिका तय करनी चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। ये मेरी सोच है। तो साधना मोहन जी वाली बात का कि बच्चों के माता पिता से जूझना पड़ा आपको? बिल्कुल 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 जूझना पड़ता है माता पिताओं से, और उनको हम लोग समझाते हैं, उनको जब हम बताते हैं तब इस बात को वो लोग समझते हैं कि नहीं, ये जो चीजें हैं सही है और उस तरीके से करना चाहिए बच्चों को। तो चलता रहता है उनके साथ हम लोग का। आपने जो रंग कर्म की और शब्द की भूमिका बताई उससे तो मैं बहुत अच्छे से सहमत हूँ। मेरा ये सोचना है कि आज के समय में इन साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है, बट अपनी जरूरत का एहसास समाज को बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरी हाँ इससे थोड़ी सी असहमति है कि आप कह रहे हो ना कि बदलाव, अगर उनको बताया जाना चाहिए कि इन चीजों से व्यवस्था में बदलाव आते हैं, बट मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपका रंग कर्म दूंगी, मेरे अंदर बदलाव आए की चेतना जगेगी। फिर आपके संकल्प संस्था के तहत होने वाले मैं कविताओं के पाठ वगैरह देखूंगी, तो रमाशंकर विद्रोही की औरत वाली कविता का पाठ करा रहे हो, आप बच्चे काम पे जाते हैं का पाठ करवा लो। पर अगर मुझे नहीं बदलना, अगर मुझे अपनी कोजी उसमें ही रहना है एक जड़ सी बन के, तो मैं कपिल शर्मा का शो नहीं देखूंगी, मैं आपका रंग कर्म क्यों देखूं? जी जी बिल्कुल। आप बदलने के लिए, तो मुझे ऐसे लगता है कि समाज का एक बड़ा तबका बदलाव चाहता ही नहीं, तो उसको एहसास तो है कि इससे बदलाव आ सकता है, पर जिससे बदलाव आ सकता है वो उससे सबसे अधिक दूर रहना चाहता है, ऐसा मुझे लगता है। ये है कि जैसे जो हमारा समाज है ना, वो बहुत डरता है। हमारा समाज वो इस बात से डरता है कि हमारा लड़का लड़की अगर बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाए, बहुत ज्यादा वो चीजें आ जाए, तो ये समाज उसको जीने नहीं देगा। अगर जैसे रमाशंकर विद्रोही की कविता और राजेश जोशी की कविता जब बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं बताऊं कि हम लोग तो चाहते हैं कि बच्चे इस रूप में संवेदनशील हो कि अगर वो बच्चा पढ़ रहा है, छोटा सा बच्चा, बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो उस छोटे बच्चे के अंदर वो जरूर कहीं ना कहीं संवेदना आएगी कि आगे चल करके उसको जब भी कोई अवसर मिलेगा तो कोशिश करेगा कि उसके मतलब माध्यम से अगर एक भी बच्चा स्कूल से अगर विचलित हो रहा है तो उसके अंदर परेशानी हो कि नहीं, स्कूल से बाहर नहीं जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए उन बच्चों को। तो ये संवेदना हम बच्चों के अंदर शुरू से ही दे सकते हैं।
लेकिन हमारा समाज, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि व्यक्तिवादी सोच इतनी हावी हो गई है कि अब वो नहीं चाहता कि हमारे समाज में, हमारे बच्चों में इस तरीके का बदलाव हो कि वो समाज के बारे में सोचे। हमारे बच्चे भी सिर्फ अपने बारे में सोचे, इस रूप में सोचे कि किस तरीके से हम रट करके, किस तरीके से जुगाड़ लगा कर कैसे हम नौकरी पालें, कैसे हम पैसा कमाएं और बस खा पी करके और एक मतलब सामान्य सी जिंदगी हम व्यतीत कर सके। इस रूप में बिल्कुल व्यक्तिवादी सोच हमारे समाज पर हावी हो गई है, और इसी वजह से समाज डरता है कि कहीं हमारा लड़का लड़की सामाजिक ना हो जाए, सोशल ना हो जाए, कहीं उसका विस्तार ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके जो सपने हैं जिसको वो पूरा नहीं कर सका है, वो IAS PCS नहीं बन सका, तो वो सोचता है कि मेरा लड़का IAS बन करके और मेरा सपना पूरा करे। वो तो सारा अपना सपना जो है बच्चे के ऊपर प्रेशराइज कर देता है। और कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि लड़का बहुत अच्छा डांस कर सकता है, बहुत अच्छी कविताएं लिख सकता है, बहुत अच्छा काम अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन माता पिता वो डंडे लेकर के खड़े रहते हैं कि नहीं, तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको IAS PCS ही बनना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है। अब वो अलग बात है कि एक समय के बाद वो बन भी नहीं पाता है और वो चीजें जो बिखर जाती है, न इधर का होता है न उधर का होता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ भी बनने में एक उसको व्यापक, जब तक समाज नहीं मिलेगा उसको और व्यापक सोच नहीं मिलेगी, तब तक वो समाज के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकता है। ये जहां तक मैं सोचता हूँ इस चीज को। आपको कभी घर के, आपको और आपके चारों भाई, आप पांचों भाई बहनों को कभी ये दबाव नहीं था कि समाज की दृष्टि से जो सफल कहा जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी ऑफिसर, सरकारी नौकरी, उसमें जाने का कोई दबाव आप पांचों, मेरे ख्याल से आप पांचों भाई बहन में से कोई सरकारी नौकरी में नहीं है शायद? नहीं नहीं, कोई नहीं है सरकारी नौकरी में। ऐसा कोई दबाव था भी नहीं? नहीं, ऐसा है कि दबाव चूंकि सबसे बड़ा मैं था, तो मेरे ऊपर ये था कि मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करूं और चीजें वो करूं मैं। लेकिन मैंने पहले बताया कि पिताजी की तरफ से ऐसा कभी नहीं आया कि नहीं तुमको बिल्कुल नौकरी ही करना है और जॉब करना है, नहीं तो फिर जो है घर से निकाल देंगे या कुछ इस तरीके से करेंगे, ऐसा कभी नहीं आया प्रेशर मेरे ऊपर। और दूसरा ये था कि मेरे दिमाग में भी कभी ऐसा नहीं आया कि नहीं मैं सरकारी नौकरी ही करूं और इसी चीज को लेकर के मैं, क्योंकि एक जो सोशल जो इम्पैक्ट है मेरे ऊपर, जो सामाजिक सरोकार है, वो मेरे जहन में इतना बैठ गया था कि मुझे लगता कि नहीं, इस काम को मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, इस समाज को मैं कुछ दे सकता हूँ। और अगर मैं कहीं कुछ छोटी मोटी नौकरी कर लूँ, बहुत सारे ऑफर भी मेरे, मतलब इस फील्ड से भी मेरे पास बहुत सारे ऑफर है कि आप बलिया छोड़ करके आ जाओ और मैं आपको ये एक इंस्टीट्यूट में दे रहा हूँ जहाँ आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, आपको ये रहना है। लेकिन बार बार ये चीजें आई कि मैं जिस जगह पे हूँ, इस जगह को अगर थोड़ा सा भी बदल सकूँ, इस जगह पे थोड़ा सा भी अगर मैं रंग कर्म का संस्कार विकसित करूँ, तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और उसी चीज को लेकर के मैं यहाँ काम करते लगा और आज तक मैं काम कर रहा हूँ। और कभी इस बात का अफसोस भी नहीं रहता है कि मैंने नौकरी नहीं किया। हाँ, ये अलग बात है कि जो आर्थिक युग है, बाजारवाद है, बाजार का युग है, तो परेशानियां तो बहुत आती हैं, आज भी आती हैं परेशानियां, बहुत सारे मुद्दों पे लड़ना होता है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, सारी चीजें हैं, उनकी जरूरतें हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप इसको संयोग का है कि जितना सपोर्ट माता पिता से मुझे मिला, उतना ही सपोर्ट मुझे मेरी पत्नी, ज्योति नाम है उनका, उनके तरफ से भी मिलता है। बच्चे भी इस चीज को समझते हैं, बच्चे भी जानते हैं और पत्नी भी जानती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ। तो उनके तरफ से कभी इस तरीके से कोई ऐसा डिमांड नहीं होता है कि मैं अपने आप को गिल्टी फील करूँ, कभी इस तरीके से परेशानी में अपने आप को डाल लूँ कि भाई मेरे पास तो नौकरी नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे नहीं है, तो मैं किस तरीके से उनकी डिमांड पूरी कर सकूं। तो उनका भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है मेरे साथ, वो खड़े रहते हैं। सामान्य चीजें तो बिल्कुल हो जाती है, सामान्य तरीके से हो जाती है, लेकिन एक जो होता है कि प्रेशराइज करके कि नहीं आपने नौकरी नहीं किया, या फिर आपके पास बहुत पैसे नहीं है और हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती हैं, नहीं कर रहे हैं आप, तो इस तरीके से कभी मेरे सामने एक चुनौती कभी नहीं आई। और उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, और वो मेरे साथ, मतलब बिल्कुल वो हाउस वाइफ है, फिर भी मेरे साथ वो हमेशा खड़ी रहती है ताकि मैं अपना काम मैं कर लेता, नहीं तो मुश्किल होता है। अगर आपका पार्टनर आपका सपोर्ट नहीं करता है तो आप बहुत दूर तक की यात्रा आप नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जी। तो चाहे ज्योति जी हो, चाहे बाकी मतलब घर परिवार हो, रिश्तेदार, कभी आपको ये दबाव शुरुआत में भी नहीं रहा कि आपको 4 बहनें हैं, इनकी शादी करनी है तो नौकरी चाहिए होगी, ये चाहिए होगा, ऐसा कोई दबाव आपको कभी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ये सुनने को तो मिलता रहा ना, मैं बहुत सारे रिश्तेदारों से, और शुरू से माता जी भी सब कुछ करते, लेकिन कहते थे, वो तो कहते कि तुम बड़े हो और तुम्हारी सी जिम्मेदारियां, ये सब तो चीजें आती रहती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन होता है ना कि आप जब भी आप किसी बड़ा लक्ष्य कोई होता है, बड़े काम के लिए अगर आप सोच रहे होते हैं,
और आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होता है कि आपके पास जो चीज है और जो आप इस समाज को देना चाहते हैं, अगर आप दूसरे चीज में जाते हैं तो आप नहीं दे पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं वो मेरा पीछा करती रही, और मैं उन सवालों को जिस वजह से भी रहा मैं टालता रहा और उसको साइड करता रहा और इस फील्ड में मैं आ गया। तो वो रही चुनौती, तो रही, ऐसा नहीं है, सवाल भी खड़े हुए। और आप कह सकते हैं कि वहां पर मैं उस दृष्टि से अगर आप देखें तो उस दृष्टि से मैं कमजोर भी रहा कि मैं उधर में नहीं जा सका, वो चीजें मैं नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था। लेकिन सुकून इस बात का है कि उसको नहीं किया, लेकिन दूसरी चीजें जो मैं कर सकता हूँ मैंने उसको किया, ये चीजें नहीं। तो आज की डेट में आपका आर्थिक उसका निर्वहन किन चीजों से होता है? मैं ये हाँ, आर्थिक निर्वाह जैसे हम लोग एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं अपने यहाँ, थिएटर का, म्यूजिक का, वहाँ से भी हो जाता है। और बाकी चीजें तमाम गतिविधियां चलती रहती हैं, थिएटर के शोज होते रहते हैं पीछे, तो वो एक जो सामान्य फुलफिल है वो हम लोग पूरा कर लेते हैं। क्योंकि वर्कशॉप तो मेरे ख्याल से मैं लगातार स्कूलों में कॉलेजों में जाकर के वर्कशॉप करता हूँ, हमारी टीम है वो भी वर्कशॉप करती है, तो वहाँ से भी हम लोग जो है इतना हम लोग कर लेते हैं, सपोर्ट मिल जाता है। और ये जो YouTube में मैंने प्रेमचंद का लेख आपका सुना, साहित्य और सांप्रदायिकता का, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत अच्छी वो देखी थी YouTube की, अपनी विरासत को भूलता गांव में जो आपकी रामजी तिवारी जी से बातचीत है, कई सारी कविता की रंग प्रस्तुति देखी। तो ये जो आपका YouTube चैनल भी काफी अच्छे से काम कर रहा है, तो इससे भी कोई आमदनी आपकी हो पाती है या नहीं? हाँ, अभी उसकी भी शुरू हुआ, मोनेटाइजेशन उसका भी हो गया है, ऑन हो गया है, और उसकी भी आमदनी थोड़ी बहुत आने लगी है। ये है कि अभी बहुत समय उस पर मैं नहीं दे पा रहा हूँ, उस पर भी अगर मैं समय दूँ तो वो भी एक हमारे लिए एक ऑप्शन बनता है, वहाँ से भी हम लोग कुछ अर्न कर सकते हैं यूट्यूब से। यूट्यूब का भी एक ये है कि बहुत सारे चैनल है, लेकिन हमने कहा कि उसको थोड़ा सा मॉडिफाई हम लोग ने किया कि जो अपने साहित्य कला संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो सामाजिक जो रिलेवेंट जो चीजें हैं, उसी को हम लोग लेकर के आते हैं उस पर, चाहे वो गीत हो, नाटक हो, कुछ भी हो। कुछ ऐसा मतलब नहीं लाते हैं कि हम उसके माध्यम से सिर्फ पैसा कमाना और उसको पॉपुलर करना उसका मकसद नहीं था। यूट्यूब के माध्यम से ये था कि कुछ अच्छी चीजें अगर हम उसको लेकर के आ सकें, जैसे उस पर आप देखती होंगी हमारे शहर के बड़े साहित्यकार हैं रामजी तिवारी, वो किताबों की दुनिया लेकर के आते हैं उस पर, और बहुत सारी किताबों की समीक्षाओं को लेकर के आते हैं। एक संवाद कार्यक्रम हम लोग करते हैं उस पर, कि अलग अलग विषयों पे लोगों से बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के हस्ताक्षर के अंतर्गत साहित्य कला संस्कृति से जुड़े हुए जो नए लोग हैं उनको हम लोग उस पर बात करते हैं। तो ये एक मेरा मकसद रहा कि हम कुछ अच्छी चीजें दे सके, भले वो थोड़ा उसका ग्रोथ धीरे धीरे ही हो, कम ही हो, लेकिन जल्दबाजी में कुछ ऐसा ना करे कि मतलब उसका कोई मतलब ना हो इस समाज में। तो ये भी है उसके साथ। तो आपकी जो पाठशालाएं हैं वो मस्ती की पाठशाला है, और मैंने देखा कि आप जब बच्चों से डील करते हैं तो जो आपके पास वो सारे भाषिक मुहावरे हैं जो बच्चों के दिलों तक पहुंचते हैं। बच्चे अपने घर परिवार समाज में जैसी जिंदगी जी के आ रहे, जैसे अभी आप बोल रहे हैं तो आप इतनी धारा प्रवाह अच्छी हिंदी में बात कर रहे हैं कि कोई बॉलीवुडियन भाषा या कोई ऐसे पॉपुलर कल्चर वाली कोई भाषा आप नहीं बोल रहे हैं। बट मैं देखती हूँ कि जब आप बच्चों से बातें करते हैं तो सब तरह के शब्द आप बहुत धड़ल्ले से बोलते हैं, और आपके कार्यक्रम के नाम भी मस्ती की पाठशाला और बहुत प्यारे प्यारे से नाम और मुहावरे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये प्रशिक्षण कहाँ से आपको मिला कि बच्चों से कैसे डील करना है, जिस ढंग से आप उनके साथ खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उसी सब में सिखा ले रहे हैं। क्योंकि दरअसल पेरेंट्स जब किसी चीज को सीखने भेजते हैं तो उनके मन में एक बड़ा संजीदा सा कुछ बड़ी बड़ी चीजों के उदाहरण रहते हैं, जैसे कि आप उन्हीं ऐसा कुछ करेंगे, और आप तो जाते होंगे और शुरू में तो खाली खेल ही खेल चल रहा है, वो तो टीचर को पता होता है बस वो क्या कर रहा है। तो सब पे जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, या मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो रंगकर्म है वो बहुत कठिन और मुश्किल वाला, बहुत मेहनत वाला प्रशिक्षण है, तो वो आप कैसे खेल खेल में बच्चों को दे देते हैं, और बच्चों के मनोविज्ञान या उनको डील करने का तरीका, ये सब आपने कहाँ से सीखा, कैसे आपको आया? जी, बच्चों के साथ बहुत मजा आता है काम करने में। और शुरू में ही मतलब मुझे 12 साल से लगभग मैं बच्चों के साथ वर्कशॉप कर रहा हूँ, समर कैंप कर रहा हूँ, और उसका नाम मैंने रखा मस्ती की पाठशाला, क्योंकि ये पहली बार नहीं रखा, पहली बार तो समर कैंप ही रखा था। तो उसमें जब गार्जियन आए तो उनका ये सवाल था कि 1 महीने के लिए हम अपने बच्चे को छोड़ रहे हैं, तो 1 महीने में मेरा बच्चा क्या सीख जाएगा। मैंने सोचा कि 1 महीने में क्या सीख पाएगा बच्चा। अगर संगीत का भी कोर्स है तो वो 6 साल का कोर्स है, पेंटिंग का कोर्स 4-5 साल का है, सारे कोर्सेज तो 4-5 साल 6 साल के होते हैं। हम 1 महीने में क्या सिखा पाएंगे आपके बच्चे को।
तो मैंने दूसरे साल उसका नाम मस्ती की पाठशाला रख दिया। मैंने कहा कि मैं 1 महीने में सिर्फ आपके बच्चे को मस्ती करना सिखाऊंगा, खेलना कूदना सिखाऊंगा और कुछ नहीं सिखाऊंगा। और बस इतना ही करूंगा कि आपका बच्चा ये जान जाएगा कि संगीत कहते किसे हैं, सरगम क्या होता है। आपका बच्चा ये जाएगा कि मतलब चेहरे का एक्सप्रेशन बदलने के लिए कैसे कैसे हमको मुंह बनाना पड़ता है। आपका बच्चा ये जानेगा कि पेंसिल कैसे पकड़ करके हम कुछ भी खींच दे तो वो किस तरीके से। तो एक उसके अंदर उत्सुकता पैदा कर देना हमारा मकसद था। और अगर बच्चे के अंदर उत्सुकता पैदा हो जाए तो वो अपने रास्ता खुद बना लेता है, अपने राह पर खुद चल देता है। तो आज मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि जब बहुत सारे कार्यशाला में मेरे साथ लड़के लड़कियां सीखने के लिए आए, वो डांस, पेंटिंग, एक्टिंग, म्यूजिक सीखने के लिए आए। और 2 साल 3 साल कार्यशाला करने के बाद उसी कार्यशाला में वो प्रशिक्षक के रूप में भी हमारे साथ काम किए, उन बच्चों को सिखाए। और आज मैं खुश हूँ कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां, वो अलग अलग जगहों पे जा करके वो म्यूजिक सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, एक्टिंग सिखाते हैं, वो ट्रेनर बन गए हैं, जो बच्चे वर्कशॉप में आए थे सीखने के लिए। तो इसकी एक बड़ी उपलब्धि है। और पेरेंट्स को हमने यही बताया कि आप बच्चों को 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए, इसलिए भी छोड़ दीजिए कि पूरे साल तो बच्चा वही ट्यूशन, होमवर्क, टीचर की डांट डपट, छड़ी और तमाम चीजें वो लेकर के चलता है। 1 महीना तो उसको अपनी जिंदगी जीने दीजिए जिसमें खुल करके अपनी बात को कह सके। हमारे साथ क्या होता है कि बच्चे बिल्कुल शरीर पे चढ़ जाते हैं, हमको नोचने लगते हैं, बाल पकड़ते, सब कुछ मतलब इतना खेलना कूदना और मौज मस्ती। और हम लोग कहते हैं खूब चिल्लाते हैं बच्चे हमारे यहाँ आते हैं तो। मैं कहता हूँ कि स्कूल में टीचर डांटता है कि चिल्लाओ मत, घर में मम्मी पापा डालते हैं कि चिल्लाओ मत। और बच्चा क्या चाहता है, वो खुल करके अपनी बात कहना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, जोर से बोलना चाहता है, और वो उसको अवसर नहीं मिल पाता है। तो उस 1 महीने में बच्चों को हम लोग खोलने की कोशिश करते हैं, और वो बच्चा जब खुल जाता है तो बहुत सारे बच्चे फिर आगे अपना करियर बना लेते हैं उस फील्ड में। तो ये उपलब्धि रहती है हम लोग, ये हर साल एक कार्यशाला करते हैं। माँ बाप बोलते नहीं है बच्चे को बिगाड़ दिया? हाँ, ये बिल्कुल, कई बार तो पहले तो बोलते थे, लेकिन अब ये हमारे पास मैं बताऊं कि हर साल 10-20 बच्चे ऐसे आते हैं जिनके पेरेंट्स आते हैं तो कहते हैं कि मेरा बच्चा 2 आदमी के बीच में खड़े होकर बोल नहीं पाता है। मेहमान आते हैं तो शर्मा जाता है, मैं भी, मुझसे भी ढंग से बात नहीं करता है। और 1 महीने बाद जब वो मिलते हैं कार्यक्रम के दूसरे दिन, तो कहते हैं कि आप लोगों ने क्या घुट्टी पिला दिया कि अब ये बच्चा मेरा चुप ही नहीं हो पा रहा है, अब ये शांति नहीं हो रहा है, अब तो बहुत मतलब इतना खुल गया है कि अब मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ कि किस तरीके से ये जो है इसको हैंडल करूँ। मैंने कि यही तो कार्यशाला की जो है उपलब्धि है कि आपका बच्चा जो बंद था वो खुल गया। जितने भी लोग सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उस दृष्टि को प्राप्त कर लिया है कि उन्हें पता है कि समाज का हित किस में है, तो मेरी कामना है कि उन सबके संपर्क में आने वालों के और उनके गलों की जो पीपरी है वो इतनी खुल जाए कि कभी शांत ना हो, इन आवाजों से पूरी दुनिया भर जाए। यही शुभकामना मैं उन बच्चों को और आपको देना चाहूंगी। ये बात मुझे इसलिए भी पता थी कि मेरा तो रंगकर्म से कोई वो नहीं रहा संबंध। हाँ, लेकिन एनएसडी में जो रंग महोत्सव होता है, भारत रंग महोत्सव, उसका आप ही हिस्सा रहे, और मैं भी अक्सर वो देखने जाती रहती हूँ। मतलब दर्शक वाला संबंध तो मेरा है ही। तो विदुष इसके नाम पे चैनल है, विदुष बैटन। तो वो भी जब स्कूल में थी, देहरादून में पढ़ती थी, पर दिल्ली की छुट्टियों में आई थी, तो समर कैंप में 1 महीने का, वो मैं भूल गई हूँ कि श्रीराम सेंटर का था या एनएसडी की 1 महीने की वर्कशॉप थी। तो शुरू में 2-3 घंटे के लिए जाती थी, फिर जब नाटक बहुत पास आया, वो समर वर्कशॉप होती है, और फिर एक नाटक का मंचन वहाँ पे, वो मुझे याद है श्रीराम सेंटर में हुआ था। तो जब वो नाटक का दिन बहुत पास आ गया, तो ये होता था कि टीचर ने उन्होंने कहा है कि 3 या 4 लंच लाने, मतलब 4, शुरू में 1 लंच जाता था, बाद में 2, फिर 3 और 4 तक भी गए हैं। इतना लंबा टाइम कि सुबह से शाम तक बच्चा वहां बैठा है। तो उसी समय से एक अंदाजा है कि जो छोटा सा रोल भी अगर आपको मिलता है, तो वो जिस अनुशासन की हमसे डिमांड करता है, जिस मेहनत की, तो वो हमने उस समय देखा। लेकिन जो किसी शहर के किसी भाग में जाके नाटक करके, मंचन होके, तालियां बजा के, और अगर फेसबुक सोशल मीडिया की भाषा में कहूँ, तब मैं थी नहीं सोशल मीडिया में, कि बहुत सारे लाइक्स बटोर के, उससे नहीं होता। मैं असली योगदान उससे मानती हूँ जो आप बलिया में कर रहे हैं, कि लोकल बच्चे हैं, वहीं से आएंगे। अगर उनके माँ बाप को उनका 1 महीने बाद चिल्लाना बिगड़ना नहीं लग रहा है, इतनी चेतना जाग रही है, या वो जो प्रस्तुति करेंगे, तो उनके देखने वाले माँ बाप होंगे
और बच्चों की आवाज की जहाँ जरूरत है वो बड़ों के सामने जहाँ उनकी आवाजें मौन कर दी जाती है वहां वो बोलेंगे। इस बिल्कुल। बात का को रंग कर्म का महत्व लगता है, इस बात का नहीं कि मेरी कर्म भूमि ये है और मैं कनाडा में 1 महीने का प्रशिक्षण लेकर वहां क्या नाटक खेल जाती हूँ। जी जी तो जी। पराई धरती पे तो हम हमेशा ही कुछ भी कर लेते हैं। राइटर्स बिल्कुल। को भी, वीमेन राइटर्स को बहुत दबाया जाता है अच्छे से, लेकिन अगर विदेश की कोई वीमेन है तो उसको सर चढ़ाने में हिंदी हिंदी के पुरुष लेखक भी पीछे नहीं रहते। तो दूर की सही धरती तो सही। हमेशा ही आपके लिए अनुकूल होती है। तो जी मैं ये भी इस बात को, इस एग्जाम्पल से मैं रंग कर्म की चुनौतियां बताना चाहती थी। और आपके उस भूमिका को, इससे पहले पुष्पा रावत आई थी जिन्होंने, इससे पहले पुष्पा रावत जी आई थी जो फिल्म बनाती हैं, जिन्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार भी मिले हैं। तो जी। उनकी भी मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि फिल्म किस पे बना रही, अपनी जिंदगी में, अपने माता पिता पे, अपने भाइयों पे। अपना भाई उनकी नशे की लत पे था तो उन सारे दोस्तों की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बना डाली। तो वो वहां से टकरा रही हैं, वहां की जड़ताओं से, वहां की विडंबनाओं और विकृतियों से जहां आप पैदा हुए हो। वो चुनौती बहुत बड़ी है और वो जी बदलाव भी बहुत बड़ा है। जैसे कि हम लोग कहें कि हम लोग यहाँ पे आके टीचर भी हो गई, मैं लेखक भी हो गई, लेकिन आशीष जी मैं आज आपको ये बात बताती हूँ कि ये कितना बड़ा योगदान है कि आप ये काम बलिया में कर रहे हो। मैं देहरादून की हूँ जी। और पढ़ने में ठीक ठाक रही हूँ शुरू से। और अगर समाज की सफलता के लिए मैथ्स में पूरे नंबर लाने से अच्छा माना जाता है तो मेरे मैथ्स में नंबर आते थे पूरे। लेकिन 35-40 साल की उम्र तक भी मेरा कोई एक सिंगल इंसिडेंट ऐसा नहीं है कि पूरे रिश्तेदारी में कहीं भी कभी भी एक वाक्य भी हमारा सुना गया होगा मैंने आप क्या कर रहे हो वो जी जी जी। बताएंगे हमें। उनकी हमसे जो अपेक्षाएं हैं कि हमें कितना बोलना है, हमें कितनी सफाई करनी है, हमें दिए की बत्ती बनानी आती है यानी हमें ये आता है यानी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो एक बार भी पलट के नहीं पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पीएचडी कर रहे हो, तुम लिख रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, एक शब्द भी नहीं। तो अगर हमारे जिले में कभी कोई रंग कर्म होता और हमने वहां प्रेजेंट किया होता तो वो जी हमारी जिंदगी के लिए एक रोशन झरोखा होता जो हमारी जिंदगी को रास्ते खोल देता। क्योंकि वो बिल्कुल। जिंदगी में पहली बार होता है कि हमारी आवाज बैठ के हमारे रिश्तेदार सुन रहे हैं। एक ही सही दो, बात। अगर एक भी आ जाता तो, वैसे वो आते नहीं, पर एक भी अगर आ जाता। हमने जी अपने देहरादून में हमने शादी और मुंडन और नामकरण के अलावा कभी कुछ अटेंड ही नहीं किया। तो सही मैं ये चीज है। बताना चाह रही हूँ कि जहाँ संस्कृति जीरो है वो समाज कितना मुर्दा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देहरादून में वो एक्टिविटी होती नहीं होगी, अगर होती है तो हम तक पहुंची नहीं। और वो एक्टिविटी करने वाले भी अगर हमसे मिले तो वो हमसे खाली ऐसी छुटपुट ऐसी धूल धक्कड़ की बात करके निकल गए होंगे। तो रंग कर्म एक अलग दुनिया हो गई, मेल जोल एक अलग दुनिया, जिनका आपस में कोई वास्ता नहीं। तो जब सही। ये दुनिया जिंदगी से जुड़ती है तो ही वो रंग कर्म के आंदोलन में बदलती है, जैसे ये अपने आप को रंग आंदोलन कह रहे हैं। अदरवाइज वो सिर्फ एक ऐसा काम है जैसे इंजीनियरिंग करके पैसा कमाता है, कोई कुछ और करके। वैसे आप बिल्कुल जाते बिल्कुल। हो नाटक करके घर आ जाते हो। तो मैं नहीं मानती कि उसकी बहुत बड़ी सामाजिक उपादेयता है। उपादेयता तब है जब आप स्थानीय स्तर पे जहाँ काम करा रहे हो वहीं मतलब 5000 साल की परंपरा को सुनना होगा कि नई पीपरियां क्या बोल रही हैं, ये जो नई चेतना से लैस हैं। तो वो सही काम आप बात। कर पा रहे हैं। इसलिए किंग्सुकी के मेहमान होने के नाते, मतलब किंग्सुकी के मेहमान होने की जो मतलब होने से जो हमारी वो थी कि एक वो कैसा हो, तो वो पूरा पात्रता मुझे ऐसा लगता है कि हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आगे थोड़ी सी बातें आपके साहित्य के इस पे करना चाहूंगी। तो जी। पहले आपकी थोड़ी सी कविताएं सुन लेते हैं। कविताएं मैं आपको एक दो सुना देता हूँ, छोटी छोटी कुछ कविताएं हैं। हालांकि मैं कविताओं को लेकर के बहुत मैं आशान्वित नहीं रहता हूँ। अब ये कितनी कविता है ये आप सबके मूल्यांकन का विषय है। बस कुछ चीजें दिमाग में आती है और मैं बस लिख देता हूँ। एक छोटी सी कविता है चाय पे, कि इस चाय की प्याली में अनगिनत शहरों की
अंतहीन कहानियां हैं। इस चाय की प्याली में अनगिनत शहरों की अंतहीन कहानियां हैं। उन कहानियों में तुम हो, मैं हूं, और वह चाय वाला जो अक्सर मुझसे पूछता है, आज अकेले? सिर्फ दूध, चीनी और चाय पत्ती की बात होती तो ये कमबख्त चाय कब की छूट गई होती। बहुत बढ़िया। और एक और कविता मैं सुना देता हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ, शुक्रिया। तुम्हारी धड़कनों को गिना है मैंने, तुम्हारी धड़कनों को गिना है मैंने, आंखों की भाषा भी जानता हूँ। मैंने मापा है सांसों की तपिश तुम्हारी, कदमों की आहट पहचानता हूँ। ये बात उन दिनों अक्सर हम कहते थे एक दूसरे से, जब हंसना, रोना, लड़ना, झगड़ना सब कुछ साझे का था। हमारा ख्वाब भी था साझे का। अब जबकि नहीं हो तुम मेरे साथ, सोचता हूं कितना कम जानते थे हम एक दूसरे को। शायद वो जानने का वहम था या फिर अहम, जो भी था टूट गया। वैसे भी अहम या वहम को जितना जल्दी हो टूट जाना चाहिए। वर्षों बाद हमारे तुम्हारे रिश्तों पर कुछ लिखने बैठा हूं, अभी तक यही लिख पाया कि प्रेम जिस्म से रूह तक का सफर है, कभी ना खत्म होने वाला सफर, और हम तैयार नहीं थे उस अंतहीन रास्ते पर चलने के लिए। हम दोनों ने राह बदल ली, शायद हमारा ख्वाब साझे का नहीं था। ये कुछ कविताएं हैं। जी, हो गया। अगर डर वाली जो कविता मैंने पढ़ी थी, एक बार आपकी आवाज में सुन लेंगे, अगर आपको याद वो हो। कविता तो अभी मेरे पास, वो कविता कौन सी थी वो? उससे पहले कि, इससे पहले कि वो डरना बंद कर दे, उसे डराना बंद कर दो, क्योंकि डरा हुआ इंसान, डरा हुआ इंसान जब डरना बंद कर देता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। कुछ ऐसे ही है वो कविता। हाँ, ठीक है। तो अभी मैं मिस कर रहा हूँ उसको। जी जी, खूबसूरत कविता साधना मोहन जी कह रही हैं। तो मैं एक बात आपसे ये जानना चाहूंगी कि रंग का अपने आप में अभिनय ही इतना अभिनय एकमात्र भी बहुआयामी काम है। इतना कुछ उसमें ध्यान देना पड़ता है, बट उन बारीकियों में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें आपके बहुत बढ़िया वीडियोस और बातचीत रंगकर्म पे अकेली केंद्रित उपलब्ध है, जो हम शेयर कर लेंगे लिंक, तो लोग अपने आप सुन लेंगे। फिर उसके बाद आप अभिनय के बाद आप फिर निर्देशन में गए, फिर उसके बाद आप यूट्यूबर भी हो गए, आप साहित्य पे भी इतने कार्यक्रम करने लगे, फिर आप कविता तो लिखते ही हैं, आप वो भी करने लगे, संपादन भी आपने संकल्प सृजन पत्रिका का करना शुरू किया। तो ये जो आप अभिनय से निर्देशन और अन्य धाराओं में जाते रहे, तो उसके लिए ऊर्जा आप कहाँ से निकालते हैं? और इतनी मुश्किल से तो काम चलता है, जब आपके लिए मॉनिटरी फंड्स जुटाना इतना आसान नहीं है इस देश में। सांस्कृतिक कार्य करने के लिए अगर उसमें विचार है तो आप कॉमेडी शो कीजिए, किसी को उसके लिए बिल्कुल आप चैलेंज मत करो बदलने के लिए। फिर आप कविता से करोड़पति हो सकते हैं, चुटकुलों से भी करोड़पति हो सकते हैं, पर आप बदलने के लिए कहेंगे तो उसके लिए मॉनिटरी फंड्स बिल्कुल नहीं है। ऐसे में जो हमारे पास ऊर्जा आती है, वो इतनी रिस के तो ऊर्जा आती है, और वो इतने सारे कामों में लगा देना, वो मैं जानना चाहती हूँ। जी हाँ, ये देखिए, ये जो जितने काम है, वो चाहे यूट्यूब पर काम हो, पत्रिका निकालना है या रंग कर्म करना है, मुझे लगता है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने पहले बताया कि वास्तविकता यही है कि मैं सिर्फ एक संस्कृति कर्मी हूँ। मैं अपने आप को साहित्यकार नहीं कहता, कवि नहीं हूँ मैं, कलाकार भी बस छोटा बहुत, मैं थोड़ा बहुत जो कर लेता हूँ, लोग कहते हैं कि आप कर लेते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं मूलतः एक संस्कृति कर्मी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि समाज में जो सांस्कृतिक बदलाव, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक कोई समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध नहीं हो सकता, तब तक उसकी समृद्धि का कोई मतलब नहीं है। जब किसी भी समाज का सामाजिक स्तर, सोच का जब तक स्तर नहीं बढ़ेगा, तब तक उस समाज को हम बहुत प्रगतिशील समाज नहीं कह सकते। और उस सोच के स्तर को बढ़ाने के लिए हम जो भी जितने आयाम हैं, हमारे साहित्य की जो विधा है,
पत्रिका के माध्यम से अगर हम लोगों ने शुरू किया, और हमारी ये सोच थी कि अगर इस पत्रिका के माध्यम से अगर किसी के अंदर भी पढ़ने की जिज्ञासा पैदा कर सके। और मैं बताऊं एक चीज की, हमारे शहर के एक व्यक्ति है जिनका नाम है रमाशंकर सिंह। उनको जब सूचना मिली कि पत्रिका, उनका पैर में चलने में असमर्थ हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पत्रिका आपके घर से आकर के ले जाऊंगा। और दूसरा अंक ले गए, और तीसरे अंक के लिए तब तक वो फोन करते रहे जब तक तीसरा अंक नहीं आ गया। वो आ करके और कल मेरे घर से वो फिर से पत्रिका लेकर के गए। तो अगर हम अपने जिस शहर में हैं और उस शहर में अगर कुछ लोगों के अंदर पढ़ने की जिज्ञासा पैदा कर दिए, जो कि चीजें खत्म हो रही हैं, फिर से अगर उनके अंदर कुछ स्पिरिट और ऊर्जा आ जाती है कि हम पत्रिकाएं पढ़ें और समाज को कुछ बेहतर करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें, तो हमारी एक उपलब्धि होगी। तो वो चाहे पत्रिका के माध्यम से हो, या फिर नाटक के माध्यम से हो, गीत के माध्यम से हो, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो, हर स्तर से अपनी सोच यही रहती है कि हम कुछ जो है बेहतर समाज के लिए कर सकें अलग अलग तरीके से। दूसरा चीज ये भी है कि आज जो थिएटर को लेकर के बातें हो रही हैं कि आप थिएटर कर रहे हैं तो उसका क्या भविष्य है, क्या चीजें हैं, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये मैं बताना चाहता था कि अगर आपने सचमुच थिएटर किया है तो आप एक पोएट्री टेलर के रूप में आप कैरियर बना सकते हैं, उस फील्ड में जा सकते हैं। आप एक बेस्ट स्टोरी टेलर हो सकते हैं, आप एक बेहतर न्यूज एंकर हो सकते हैं, आप इंटरव्यू ले सकते हैं अच्छे से। तो ये तमाम चीजें मतलब इसका बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़े आयाम है इसके। तो ये सारी चीजें जुड़ करके और एक संस्कृति कर्मी के रूप में मैं अपनी भूमिका का अपने आप को सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ और मैं करता हूँ। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। साहित्य में जो आपकी अभिरुचि है, जो आपका रुझान है, जो आपकी गहरी पैठ है, पढ़ने की तो बहुत ज्यादा है, लिखने की भी है। महेश पुनेठा कह ही रहे हैं कि आप कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं। तो वो सारी चीजें सब रंगकर्म से आपस में एकदम जुड़ी हुई है, एक के बिना दूसरी काम कर भी नहीं सकती। ये मेरा कहना भी बस आपका जवाब सुनवाना ही था कि कैसे एक से दूसरे में आते चले गए। क्योंकि हम जानते हैं कि हम सिर्फ लेखक बनना चाहते हैं, फिर लेखक बनने के लिए आप समाज में जाओगे, फिर आपको छपने में दिक्कत आएगी, आप संपादन कर्म में जाते हो, फिर प्रकाशन कहाँ नहीं, एक चीज से आप जुड़ते हो, उसमें बाधा आती है, आप दूसरी करते हो, तीसरी करते हो। और जब सभी कुछ अच्छा होता है तब तो लिखना भी कहाँ था, फिर रंगकर्म भी कहाँ करना था, फिर तो सब कुछ सही ही होता। तो वो जुड़ती चली जाती है। लेकिन जहां तक रंगकर्म की बात है तो वो तो आपके बलिया में था नहीं, तो आप ही कर सकते थे क्योंकि वो एक सामूहिक कर्म है। लेकिन अगर जहां तक पत्रिकाओं की और किताबों की बात है तो वो तो पत्रिकाओं और किताबों से तो बिल्कुल हिंदी पटी हुई है। बहुत सारी पत्रिकाएं, आए दिन एक नई पत्रिका निकल जाती है। तो उस पढ़ने की ललक पैदा करने के लिए पत्रिका खुद ही निकालना जरूरी क्यों लगा, क्योंकि वो बहुत ही परिश्रम वाला काम है। और साथ में महेश पुनेठा जी का भी यही सवाल है कि पत्रिका निकालने के बारे में कुछ बताएं। उस कुछ का एक आयाम मैं पूछ रही हूँ कि पढ़ने की ललक के लिए खुद निकालना क्यों जरूरी लगा, क्योंकि वो बहुत मुश्किल का काम है, इसलिए मैंने पूछा। हाँ जी बिल्कुल। अब तो जब हम लोग पत्रिका निकाल रहे हैं तो इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं और दोनों स्तरों पे लड़ना पड़ता है। एक तो कि हमारे जो रचनाकार साथी हैं तो उनसे हम लोग बार बार निवेदन करते हैं कि अच्छी रचनाएं हमारी पत्रिका के लिए आ जाए। महेश पुनेठा जी जुड़े हुए हैं हमारी पत्रिका के, मतलब बिल्कुल अस्थायी एक तरह से सदस्य हैं हमारे वो, और लगातार लिखते रहते हैं हम लोग के लिए। वो अस्थायी स्तंभ है उनका शिक्षा पर उस पत्रिका में। इस पत्रिका को निकालने के पीछे जो मकसद रहा, एक तो ये रहा कि जो भी हम हिंदी साहित्य की पत्रिकाएं देख रहे हैं हमारे सामने जो भी है, तो एक तरह से वो बिल्कुल एकांगी मुझे लगा कि थोड़ा सा विस्तार हम लोग करना चाहते थे। विस्तार इन सेंस कि हम जैसे पत्रिका में हमारे कुछ अस्थायी स्तंभ है जो सिनेमा पे है, इतिहास पे है, रंगकर्म पे है, शिक्षा पे है, विज्ञान पे है, स्त्री विमर्श पे है। तो एक बहुत मतलब बड़ा आयाम ये है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है अगर उनमें से किसी एक स्तंभ को पढ़ती है तो उनके सोच का स्तर विकसित होगा और वो उनकी जो है डेवलपमेंट उनका हो सकता है। तो एक तो ये था। दूसरा ये था कि बहुत से जैसे पत्रिकाएं, साहित्यिक पत्रिकाएं निकल रही हैं, उनको हम लेकर के अगर जाते हैं अपने लोगों के बीच में कि आपको ये पढ़ना चाहिए, तो उनको उनका सवाल उनसे हम कह भी नहीं पाएंगे कि आप पढ़िए, और वो भी रहता है कि भाई हम क्यों पढ़े, क्या पढ़े, उनका पर्सनल मामला है। लेकिन एक जिस शहर में हम हैं तो कम से कम इस शहर के होने के नाते हम अपने लोगों से, अपने स्टूडेंट से, अपने जो भी हमारे आसपास लोग हैं उनसे हम इस बात को कह सकते हैं कि भाई ये बलिया से पत्रिका निकल रही है और आप इसको पढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये संस्कृति का अगर हम थोड़ा सा विकसित कर सकें और एक पढ़ने की आदत पड़ जाए तो
कुछ लोग भी अगर पढ़ने की आदत उनके अंदर पड़ जाती है और वो पढ़ने लगते हैं और इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो वो हमारी एक उपलब्धि होगी और इस रूप में भी हम लोग लिया। और दूसरा ये कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का जो माध्यम है और जिस तरीके से गलत सूचनाएं समाज में आती हैं और जिस तरीके से हो रहा है, तो वैसे में भी मुझे लगा कि ये पत्रिकाओं का आना जरूरी है। और बलिया जैसी जगह से इसलिए भी आना जरूरी है कि बलिया की एक साहित्यिक परंपरा बड़ी समृद्ध रही है और उस समृद्ध परंपरा को अगर हम कोशिश करें और थोड़ा बहुत आगे बढ़ा सकें तो हमारी उपलब्धि होगी। तो इस रूप में भी हम लोगों ने लिया उसको। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण ये रहा कि कोरोना पीरियड जो चला, उस कोरोना पीरियड में बिल्कुल रंग कर्म ठप सा हो गया। 2 साल तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया और चीजें गतिविधियां बंद सी हो गई। तो हम लोग को लगा कि कम से कम एक काम तो हम लोग कर सकते हैं कि पढ़ने लिखने का काम हो सकता है और उसके माध्यम से हम लोग जो है इस चीज को आगे लेकर के आ सकते हैं। तो इस रूप में भी लेकर के आए। और एक बड़ी चुनौती आर्थिक चुनौती है पत्रिका के साथ, क्योंकि इस तरह की पत्रिकाओं के लिए कोई भी कमर्शियल आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, विज्ञापन भी उस तरीके से नहीं मिलते हैं। लेकिन जो एक 20 साल का अनुभव रहा, 20 साल हमने इस शहर में दिया, लोगों से जो जान पहचान हुई, लोग हमको जाने, हमसे जुड़े, तो उसका एक फायदा ये है कि हमारी पत्रिका को बहुत सारे लोग सपोर्ट करना शुरू किए। हमें मतलब हर महीने कुछ विज्ञापन मिल जाते हैं, बहुत सारे अस्थायी मेंबर हमारे बन गए और हम लोग ये सोच है कि हम बहुत सारे मेंबर बना करके और उनके पास ये पत्रिका पहुंचाए और एक माहौल बने, पढ़ने लिखने की संस्कृति विकसित हो, लोग जुड़े और जो चीजें खत्म हो रही है उसको थोड़ा बहुत आगे हम लोग बढ़ा सके। बस यही बहुत बड़ा बदलाव हम नहीं कर सकते, हम भी जानते हैं और सब जानते हैं कि आज के इस दौर में कितना मुश्किल है। नामवर जी भी कहते थे कि साहित्य कला संस्कृति सुई चुभ होने का काम करती है, आप उससे बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। क्या लेकिन करने अगर हम का? सुई, जिसे स्वीट। साहित्य कला, हाँ, जो साहित्य सुई चुभ होने का काम करती है कि जैसे आप बिस्तर पे बैठ रहे हैं तो आपको सावधान कर दे कि अरे सुई है, आप बैठेंगे तो चुभ जाएगा। तो कला संस्कृति साहित्य की ये बड़ी भूमिका होती है कि समाज में लोगों को जागरूक कर दे और वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए, चेतनशील हो जाए। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और अगर हम ऐसा कर दे, एक कदम भी अगर आगे बढ़ पाए, एक को भी अपना मतलब इस रुझान में शामिल कर लें, तो ये हमारी उपलब्धि होगी। और इसी वजह से हम लोग इसको जो है शुरू करें। और इस पत्रिका की जो प्रमुख विशेषता ये भी है कि हमारी जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, जिस जगह पे हम लोग हैं उसको भी उसमें हम लेकर के आते हैं और उसको स्थान उसमें देते हैं। तो ये भी एक है कि यहाँ के लोग हमसे जुड़ जाते हैं उससे। बढ़िया। तो मैं ये इसीलिए जानना भी चाह रही थी क्योंकि इसका जी मतलब है कि जो पत्रिका का आर्थिक पक्ष है वो तो आप जी, यहाँ देखते हैं कि एक तरह से सामूहिक उपक्रम है। जो बिल्कुल पढ़ेगा बिल्कुल। वहीं से जो पढ़ेगा वहीं से पैसा निकल भी आएगा। जी क्योंकि जी आपको जी लगता है कि इन 20-30 सालों में ऐसा हो चुका है कि इतना पैसा वो पत्रिका के लिए ले सके। जी क्योंकि जी जी। हाँ, जैसे जिस समाज से मैं बिलोंग करती हूँ मुझे नहीं लगता वहाँ आप 4 प्रति भी बेच पाएंगे। तो बेचना सिर्फ इस्तेमाल किया मैंने, है ना, जी पहुंचाना जी, नहीं, बेचना नहीं नहीं नहीं, बोला। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने समझ रहा बेचना हूँ। बोला क्योंकि मैंने बेचना बोला इसलिए इसीलिए आप बेच नहीं पाएंगे। हाँ, नहीं नहीं, सही बात है ये। हाँ, हाँ, तो क्योंकि उसका वो वाला वर्थ नहीं निकलेगा ना जो आप बोल रहे हो। वो क्यों जरूरी है इसकी चेतना का तो अभी बिंदु ही नहीं पड़ा। जहाँ तक जी बात है बहुत कम की, तो कभी कभी हम ये सोचते हैं कि एक कमरे में खुशबू फैलाने के लिए कितनी बूंद इत्र की चाहिए होती है, या दूध में अगर दही जमानी हो तो एक बूंद दही भी काफी होती है जमाने के लिए। तो बिल्कुल। इसी इसी पॉजिटिव भावना के साथ हम सब जुटे रहते हैं इन सारे कामों में। अमित सिंह जी पूछ रहे हैं कि भारतीय संस्कृति संबद्ध परिषद संस्थान में अपनी भूमिका के बारे में कृपया बताएं। हाँ, ये एक ऑल इंडिया कल्चरल काउंसिल का गठन हुआ, उसमें वो एक संस्था है और उसमें मुझे नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया। तो अमित जी शायद उसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो वही है, अपनी भूमिका भी चल रहा है। इतना ही छोटा पूछा था उन्होंने, सिर्फ सेक्रेटरी पूछना चाह रहे होंगे क्या करती है आप, क्या कुछ। हाँ, वो उस संस्था के माध्यम से भी यही है कि हम अलग अलग जगहों पे जा करके कुछ कार्यशाला का आयोजन करके और लोगों को थोड़ा जागरूक कर सके, अपने आप से जोड़ सके, उसके ये मेन चीजें हैं। और वो बनारस में, इलाहाबाद में, बलिया में, हर जगह वो चीजें चल रही हैं थोड़ी बहुत, उसकी गतिविधियां हाँ, शुरू हो गई। बहुत ही कारगर बातचीत आपसे रही और सारे लोग भी जी बहुत जी उनके उनके एकदम जितने अच्छे से वो सक्रिय रूप से संवाद बनाए हुए थे उससे पता लगा कि उनको भी बातचीत कितनी अच्छी लग रही है। तो चलते जी। चलते दो संवाद में अक्सर पूछती हूँ। हरिमोहन शर्मा सर कह रहे हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, आजकल लेखक हैं।
कला और संस्कृति कर्म पर प्रेरक और ज्ञानवर्धक बातचीत। तो मैं अब आपसे ये सवाल एक परंपरा के तौर पे हम पूछा करते हैं कि युवाओं के लिए संदेश और बड़ों के लिए संदेश। बड़ों के से मेरा मतलब है जो डिसीजन मेकिंग पावर्स में होते हैं, और बाकी युवा लोगों के लिए संदेश। और लेकिन उससे पहले एक सवाल और, ये दो अंतिम सवाल है। उससे पहले एक सवाल ये कि रंग कर्म में जितनी भी आपका अनुभव रहा उसका जेंडर पक्ष पे आप कुछ बात बता दें। जैसे आपकी बहनों का भी देखा आपने जारी नहीं रहा, आपका जारी रह पाया। आपके पिता और माता प्रगतिशील थे और सबके लिए थे, पर आप जानते हैं कि रंग कर्म में आगे तो एक ही व्यक्ति बढ़ा ना, तो जाहिर सी बात है कि जेंडर का तो पूरा ही रोल रहा होगा समाज में। तो एक तो मैं थोड़ा सा जेंडर पक्ष के बारे में इसके जानना चाहूंगी, उसके बाद फिर संदेश वाले। जी मतलब फिर से एक बार सवाल फिर जरा आप रिपीट करें प्लीज। रंग कर्म, ये जो पूरी आपका संस्कृति कर्म का पूरा वितान है, कार्यक्रम का, रंग कर्म का और हर चीज का, उसका जेंडर पक्ष जानना चाहती हूँ। उस सवाल को खोलने के लिए मैंने आपसे बोला कि जैसे आपके घर में आपके माता पिता प्रगतिशील थे और आपकी बहनों ने, 2 बहनों ने काम किया भी है इसका अभिनय का, फिर भी उनका छूट गया। हाँ, ये इसलिए बहनों का इसलिए छूट गया कि जैसे होता है ना कि शौकिया करना, कि एक तो उन्होंने शौकिया किया, उनका मतलब वो कैरियर नहीं था, लक्ष्य नहीं था, और उनका ये नहीं था कि लंबे समय तक हमको थिएटर में काम करना है। कुछ समय के लिए उनके अंदर वो शौक आया और शौक के साथ उन्होंने काम किया। और मुझे लगता है कि तमाम जगहों पे जो रंगकर्म होते हैं, अधिकतर जगहों पे शौकिया ही होते हैं, कैरियर के उसमें नहीं होते हैं। हाँ, लड़कियों को लेकर के है ये मामला कि लड़कियां जब इस फील्ड में आती हैं तो बहुत सारी चीजें उनके सामने दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी सामाजिक दिक्कतें हैं, पारिवारिक है, और एक जो समाज है हमारा अभी भी उस रूप में, मैंने बताया ना कि लड़कियां तो लड़कों को भी इस फील्ड में आने में रोकते हैं लोग कि ये रंगकर्म और इधर कहाँ जा रहे हो। तो लड़कियों को तो एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर कोई भी लड़की आती है और वो इस चुनौती को स्वीकार करती है और आगे बढ़ती है, तो ऐसा नहीं, अब धीरे धीरे हमारे समाज में भी लोग उसको प्रति जागरूक हो रहे हैं। हालांकि ये संख्या कम है, उनके लिए चुनौतियां काफी है, बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इसी के साथ मैं आपके सवाल वो जोड़ भी दूं कि युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी भी समाज में अगर आप अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस फील्ड में मैं कुछ आगे बढ़ सकूं, तो ये आपका एक तो खुद का निर्णय होगा और खुद का साहस होगा, और चुनौतियां जो भी आएंगी आपको उन चुनौतियों से खुद ही लड़ना पड़ेगा। आप अगर ये सोचें कि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो चुनौतियां कोई और दूसरा आकर के सॉल्व कर देगा, दूसरा हल कर देगा, तो ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। हम कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं कि दुनिया बदल गई है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तमाम योजनाएं आती हैं, तमाम चीजें चलती रहती हैं, लेकिन अभी भी हमारा समाज जो है लड़कियों को आगे बढ़ने में रोकता है, मदद नहीं करता है उतना जितना होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग नाटक करने जाते हैं या अन्य जगहों पे जाते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खास करके महिला रंगकर्मियों के साथ में हम लोग लेकर के जाते हैं। तो एक वो चीजें हैं, लेकिन इन चुनौतियों से लड़ते हुए ही लड़कियां आगे आती हैं और अपना मुकाम हासिल करते हैं और अपने आप को स्थापित भी करती हैं। तो ये उनके खुद की समस्या और खुद ही लड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचते कि कोई बदल देगा, ऐसा नहीं हुआ। मैंने पहले एक कविता की लाइन मैंने दोहराया कि किस चीज का इंतजार है और कब तक दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, आपको खुद ही आगे आना पड़ेगा। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि जो युवा वर्ग है हमारा, वो किसी भी काम को, सिर्फ थिएटर ही नहीं, सिर्फ मतलब कला संगीत ही नहीं, आज को जो समाज है, जो दौर है, तो सारा टारगेट युवाओं को किया जा रहा है। उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है कि उनको मानसिक रूप से कुंद किया जा रहा है, उनके सोचने समझने की जो शक्ति है उस पर कुठाराघात किया जा रहा है। तमाम चीजें जो जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उनके जो विचार है उनको संकुचित किया जा रहा है। ऐसे दौर में युवाओं को जागरूक होना जरूरी है और अपना जो विस्तार है, जो मानसिक सोच का जो स्तर है, उसको डेवलप करने के लिए आपको साहित्य से जुड़ना पड़ेगा, कला संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा, समाज से जुड़ना पड़ेगा, और जो समाज के जागरूक लोग हैं उनके संपर्क में रहना पड़ेगा। तभी आपका बौद्धिक विकास और मतलब जो एक चारों तरफ से जो एक चौतरफा विकास हो सकता है, तभी वो संभव है। नहीं तो आप ये सोच लीजिए कि सबके सबसे ज्यादा टारगेट पे युवा वर्ग है और उन युवा वर्ग को मानसिक रूप से कुंद करके एक तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है, और वो चीजें जो है मुश्किल दौर चल रहा है युवाओं के लिए। तो युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा और अपनी जागरूकता के साथ ही वो आगे बढ़ सकते हैं और किसी भी समस्या से वो लड़ सकते हैं।
आप ये सोचें कि कोई आएगा और बदल देगा, तो ऐसा संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। जो अंतिम सवाल है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए अपने बच्चों के साथ या युवा पीढ़ी के साथ। हमारे शहर के एक बहुत बड़े कवि हुआ करते थे, केदारनाथ सिंह, पूरी दुनिया जानती है उनको, केदारनाथ सिंह को। उनके साथ बहुत समय मिला हम लोग को, साथ में सानिध्य में रहने का अवसर मिला। उनके साथ रह करके जो चीज सीखा हम लोगों ने, जो महसूस किया, और वो कहते भी थे, बातचीत में भी चीजें आती थी कि बड़ा होना और आपके अंदर बड़प्पन का होना, दोनों दो बातें हैं। बड़ा बड़ा वो होता है जो अपने छोटों का एहसास कराता रहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, और वो छोटा आपके सामने डरा रहता है, सहमा रहता है, दुबका रहता है, अपनी बात को ठीक ढंग से रख नहीं पाता, आपसे डिस्कस नहीं कर पाता, और ये गैप हो जाता है, और इस गैप को भर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे साहित्य हो या संस्कृति हो, बड़प्पन वो होता है कि किसी बड़े के सानिध्य में बैठ करके अपने आप को छोटा महसूस ना करे आदमी। हमें खुल करके उनसे बात करने का, अपनी परेशानियां उनसे कहने का, असहमति दर्ज कराने का साहस हमारे अंदर जो पैदा होता है, वो बड़प्पन वाले इंसान के अंतर्गत होता है। तो मुझे लगता है कि बड़ा बनने से बेहतर है कि अपने अंदर बड़प्पन को पैदा किया जाए, या हमारे सानिध्य में अगर कोई छोटा आता है तो अपने आप को छोटा ना महसूस कर सके, अपनी बात को खुल करके हमारे सामने रख सके, हम उससे संवाद कर सके। आज जो चीजें बदल रही हैं और जो बिगड़ रही हैं, जिसे हम करें कि बिगड़ रहा है, तो उसका जो सबसे बड़ा कारण मुझे जो लगता है, वो संवाद का ना होना। एक जो कम्युनिकेशन गैप है, हम संवाद नहीं करते हैं, छोटे बड़ों का संवाद बंद है, आपसी संवाद बंद है। अब इस संवाद ने विवाद का रूप स्वरूप ले लिया है। हम किसी भी बात पर, किसी भी विषय पर संवाद नहीं करते हैं, सिर्फ विवाद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ों की भूमिका ज्यादा है कि अपने छोटे जो लोग हैं उनको अपने सानिध्य में रखें और उनसे संवाद करें, इस बदलती हुई दुनिया के बारे में, इस समाज के बारे में, साहित्य कला संस्कृति के बारे में, तमाम चीजों के बारे में। मुझे लगता है कि जब हम संवाद करेंगे तो चीजें खुलेंगी और वो विकास की तरफ ले जाएंगी। ये मेरी सोच है, ये मेरा मानना है। जी धन्यवाद। तो रक्षा गीता जी तारीफ कर रही है, शिवी जी ने तो जो लिखा है वो आप पढ़ ही लेंगे। और अनुराधा गुप्ता आलोचक हैं, ये बोल रही है बहुत अच्छी बातचीत। अखिलेश श्रीवास्तव चमन जी बोल रहे हैं एक सार्थक आयोजन के लिए आपको साधुवाद। तो बहुत ही अच्छी चर्चा रही, और संवाद को जिस ढंग से आपने रेखांकित किया वो तो एकदम सारे ही साहित्य और संस्कृति कर्म की एकदम केंद्रीय, मतलब सार तत्व तो संवाद ही है। संवाद के खत्म होने से ही सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। और जहाँ ये साहित्य और संस्कृति मतलब साहित्य और ये कलाएं अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, या उनसे समाज टूट गया है, तो हमारे जो रिश्तेदारों के या मोहल्ले के या और सारे ग्रुप बने रहते हैं, उसमें एक सिंगल शब्द भी अगर आप अपना कुछ लिख देते हो तो फटाक से या तो आपको रिमूव कर दिया जाता है, या धमकी आती है कि हम छोड़ देंगे, क्योंकि सालों से परंपरा नहीं रही कभी भी सुनने की, और वो अब और खराब होता जा रहा है। बस मेरी इतनी छोटी बातचीत में सारी बातें आ भी नहीं सकती, लेकिन आज बार बार ये बात आई कि हम व्यक्तिवादी होते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको सामूहिकता के लिए ले जाने के लिए रंगकर्म जैसी कलाओं की जरूरत है। पर मेरा ये भी मानना है कि इस व्यक्तिवाद के आने से पहले जो सामूहिक बोध था वो भी एक 5000 साल की परंपरा का एक झूठी जिंदगी दिलाने वाला ही था, एक विषमतावादी। तो हमें तो उससे भी लोहा लेना है, अगर वो वाली सामाजिकता भी है। आज उसकी बातचीत नहीं हुई, पर इसीलिए मेरा जो भी इंटरवेंशन बीच में आया वो सिर्फ इसी कमी को पूरा करने के लिए आया, क्योंकि आज की एक मुकम्मल बातचीत थी, खाली ये पुराने वाली सामूहिकता की तरफ हमें ना ले जा रही हो। तो मैंने सोचा कि उसे भी हमें दरकाने की जरूरत है, क्योंकि उस सामूहिकता के नाम पे तो सिर्फ बड़े बोल रहे थे, छोटों को तो नहीं सुनना ही नहीं आता ही नहीं। वो आपको धमकी देते हैं, वो बात खत्म कर देते हैं, वो ग्रुप छोड़ देते हैं। और जितने भी हमारे सब वगैरह ग्रुप हैं वो इस अंदाज में काम कर रहे हैं कि जो उसका सबसे पावरफुल जना बोलता है सारे लोग हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हैं। तो ये तो संवाद नहीं हुआ। संवाद स्थापित करने का नाम ही कला है, और इसे ये इतनी तरह तरह के माध्यमों से बहुत सफलता पूर्वक कर रहे हैं। तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि ये काम आगे बढ़े, और एक बलिया या एक जगह भी अगर कहीं पे इस तरह की चीजें, इन चीजों की ना फ्लेवर बहुत आगे तक पहुंचता है। कला कर्म जो है, बदलाव कोई नहीं चाहता समाज में, मतलब बहुत कम लोग चाहते हैं। इसलिए जो साहित्य रंग कर्म है ये बहुत छोटी सी जगह से
सक्रिय होने वाली गतिविधियां हैं, पर इनका जो परास है वो बहुत अधिक है। इसका जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत, इसका जो फ्लेवर है, इसकी जो पहुंच है वो इतनी दूर तक जाती है। हाँ, सीधे बदलाव नहीं कर पाती। तो ऐसी सार्थक गतिविधियां देख के हमें बहुत हर्ष महसूस होता है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो बॉलीवुड और सीरियल्स और जो ये सारे तमाम मीडिया से, सोशल मीडिया से, जो कॉमन सेंस के नाम पे जो एक जड़ भावनाओं को हमारा सामान्य व्यवहार बनाया जा रहा है, उसके बरक्स कला का काम होता है कि एक समानांतर कॉमन सेंस का निर्माण करना, जो जन कॉमन सेंस हो, जो जनता के सरोकार से को पूरा करता हुआ कॉमन सेंस हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सारी चीजें उसको बनाने में योगदान देती हैं। इसलिए इस महत्वपूर्ण काम में लगे हुए आशीष त्रिवेदी जी और उनके साथ की जो पूरी सामूहिक टीम है, उनके साथ डिम्पल, अमित सिंह और कई सारे लोग शायद जुड़े हुए हैं यहाँ पे। अभी उन्होंने अपने वॉल में शेयर नहीं किया है, जब करेंगे तो वो काफी सारे लोग जुड़ेंगे। तो मैं उन सभी की सराहना करना चाहती हूँ इस बहुत बड़े और अच्छे काम के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि बिना किसी विचलन के ये सरोकार बने रहेंगे, क्योंकि आज के दौर में बिना विचलित हुए उन पे टिके रहना बहुत मुश्किल है। सबको सिर्फ अपनी ताकत से टिके रहना पड़ता है। समाज की तरफ से जो सहयोग है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। तो इसलिए शुभकामनाओं की भी जरूरत है और सहयोग की भी जरूरत है। और सहयोग अगर कोई और कुछ ना कर सके तो कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनके दर्शक, श्रोता और पाठक होके उनकी मेहनत को सफल बना लें। तो मुझे लगता है कि अधिक से अधिक लोग इन सारी गतिविधियों से जुड़ेंगे और उन्हें देखेंगे। और मैं विदुष बैटन टीम की तरफ से आशीष त्रिवेदी जी के इस संवाद के लिए समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आपको आपके 1942 बलिया के सार्थक आयोजन के लिए आपकी पूरी टीम को और आपको बहुत बहुत बधाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। अब आप मेरे को दोष नहीं दे सकते, मैंने आपको 1942 में दोबारा लाके छोड़ दिया है। आप चाहें तो एक बार सभी विद्वत श्रोताओं को धन्यवाद इतनी लंबी बातचीत में सक्रिय भागीदारी बनाए रखने के लिए। नमस्कार।